हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। कनेक्ट सिविल्स के प्लेटफॉर्म पे मैं स्वागत करता हूँ। राजस्थान इकोनॉमी में हम पढ़ रहे थे, उसमें हम इंडस्ट्री पढ़ रहे थे। थोड़ा बहुत याद आ रहा है इंडस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था। जीएसवी में हमने देखा था कि इंडस्ट्री यार करंट प्राइस पे 26.55% कंट्रीब्यूट करती है, तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे लिए है। तो इंडस्ट्री को प्रमोट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ सब सेक्टर हुआ करते थे जो हमने बात करी थी, अगर आपको याद आ रहा हो। मैन्युफैक्चरिंग हुआ करता था, ठीक है, याद आ रहा है। हल्का फुल्का कंस्ट्रक्शन हुआ करता था, फिर माइनिंग हुआ करता था, फिर यूटिलिटीज वाली सर्विसेज हुआ करती थी, वो सब चीज़ें हम पढ़ रहे थे। फिर हमने इसके बाद में जो बात करी थी इंडस्ट्री पढ़ने के लिए, कि ये तो आपका मेंस का सिलेबस दे रखा है, उसके लिए जो मैंने आपको पढ़ाया था इंडस्ट्री में, जिन्होंने नया डेवलप ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूं, उन्हें क्या देखना है। उन्हें जो यूट्यूब पे जाना, आप लेक्चर 1 देखो, लेक्चर 2 देखो। लेक्चर 1 2 देखने के बाद आप सीधा इंडस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 देखो। एग्रीकल्चर आप स्किप कर सकते हो, रूरल डेवलपमेंट स्किप कर सकते हो, सीधा आप इंडस्ट्री पे लेक्चर नंबर 10 11 पे आ जाना, और फिर आप क्लासेस से सिंक हो जाओगे। ठीक है, तो ये जिन्होंने रिकॉर्डेड देखनी है, सीधा 2 वो देखने, उसके बाद ये 3 लेक्चर देखने, उसके बाद अपन आप करंट से अपडेट हो जाओगे। तो इंडस्ट्री में अपन ने पहले तो इसकी इकोनॉमिक प्रोफाइल क्या होती है इस बारे में अपन ने बात करी थी, कि जो कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, ये करंट प्राइस पे जीएसवी में 26.55 कंट्रीब्यूट करता है। फिर हमने इसके बारे में एक विजन देखने की कोशिश करी थी कि हमारा गोल क्या है इंडस्ट्री के बारे में, तो हमने विजन समझा था। फिर हमने कहा था कि इंडस्ट्री को पढ़ा कैसे जाएगा, तो इंडस्ट्री को पढ़ने के लिए अपने इंडस्ट्री के कुछ सेक्टर डिवाइड किए थे। ठीक है, वो सेक्टर हमने ऐसे डिवाइड किए थे कि हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करेंगे, फिर कनेक्टिविटी पे बात करेंगे, फिर एमएसएमई पे बात करेंगे, फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या मिलती है इंडस्ट्री के लिए, क्या इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग सपोर्ट मिलता है, क्या इज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये सब है। इनके बीच में एक छोटा सा टॉपिक मैंने कल आपको बताया था, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन का। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में जनरली इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पढ़ा देता हूँ। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ये अलग से एक टॉपिक है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आप जब ये सारे सेक्टर अपन पढ़ लेंगे तब डिटेल में क्लियर हो पाएगा आपका। ठीक है, क्या इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए अपन क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो डिटेल में धीरे धीरे कवर हो पाएगा। कल थोड़ा सा अपन ने इसके बारे में एक ओवरव्यू लिया था कि इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए क्या करें। तो खासकर अपन ने डेडिकेटेड पॉलिसी अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अपन ने रिप्स अपन ने कल देख ली थी, और कुछ सेक्टोरियल पॉलिसी में अपन ने टेक्सट एंड अपैरल पॉलिसी देखी थी, लॉजिस्टिक पॉलिसी देखी थी। आज कुछ और पॉलिसीज हैं जिनको अपन थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे, दो तीन पॉलिसी अपन डेली देखते चलेंगे। उसके बाद ये सारी चीजें जो धीरे धीरे आपको कवर होगी, और जनरल अपन पढ़ने का तरीका हमारा ये रहेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने आपको रिको के बारे में बताया था, फिर उसके बाद आज अपन कनेक्टिविटी, एमएसएमई, ये सारी चीजें देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, अगेन ये थोड़ा सा इसका कलर का इशू हो जाता है। ठीक है, कोई ना, इसको अपन बाद में बात करें। हर पॉलिसी के बारे में मैंने बताया था, किसी भी पॉलिसी को पढ़ने का तरीका क्या होता है। किसी भी पॉलिसी को पढ़ने का तरीका ये होता है कि हम उसके बारे में कि क्या कब से स्टार्ट हुई है, ठीक है, कब से कब तक उसकी अवधि चलेगी, उसके बाद उसका कोई विजन है क्या, उसका कोई फोकस क्षेत्र है क्या, ठीक है, उसमें कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव है क्या, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है क्या, इंप्लीमेंटेशन कौन करवा रहा है, कौन, क्या कोई स्पेशल पोर्टल है क्या विशेष वर्ग के लिए कोई छूट है क्या, ये सारी बातें हम करते हैं। ठीक है, तो हमने कल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी देखी थी, मैंने 3 टियर आपको समझाए थे, अच्छे डिटेल में समझाए थे, है ना। उसके बाद फिर अपन ने बात करी थी टेक्सटाइल एंड अपरेल पॉलिसी की बात करी थी, और मैंने बोला था कि जो रिप्स के फायदे हैं वही हमें टेक्सटाइल अपरेल पॉलिसी में देखने को मिलते हैं। ये कल हमने बातें कर ली थी। इसके अलावा हमने लॉजिस्टिक पॉलिसी जरूर देख ली थी कल, वो लॉजिस्टिक पॉलिसी में हमने बात कर ली थी। अब अपन आज जो स्टार्ट करने वाले हैं कि डेटा सेंटर पॉलिसी क्या है ना। डेटा सेंटर पॉलिसी क्या है, पहले तो अगर डेटा सेंटर क्या होते हैं, पहले तो डेटा सेंटर अपन समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा सेंटर क्या है ना। ये डिटेल में मैं आपको टेक्नोलॉजी में पढ़ाऊंगा, तो मैं ऐसा ज़्यादा नहीं बताऊंगा बहुत टेक्निकल कि अपना 1 घंटा में आपको डेटा सेंटर में समझाने में लगा। बस आप ये समझो कि जो भी हमारे इंफॉर्मेशन होती है, जो भी हमारी ये क्लाउड पे जितनी भी चीज़ें चलती हैं, आपके सॉफ्टवेयर हो गए ना, आपके जो भी डेटा हो गया, ये कहीं ना कहीं पे में जाके कहीं पे स्टोर होता है क्लाउड पे। ठीक है, अभी जनरली क्या होता होगा, जैसे मैं मोबाइल फ़ोन में कुछ भी करता हूँ, ठीक है, मोबाइल फ़ोन में चला रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, यहाँ से जो डेटा है, ठीक है, वो यहाँ पे जो भी सेल टावर लगा होगा, सेल टावर पे जा रहा होगा। ठीक है, सेल टावर के नीचे फाइबर लगे होंगे, वो फाइबर समुद्र के नीचे से जा रहे होंगे, और कहीं पे अमेरिका या कहीं कोल्ड कंट्री में कोई डेटा सेंटर होगा, वहां पे जाके वो डेटा कहीं ना कहीं पे हार्ड डिस्क टाइप से समझो कि वहां पे स्टोर हो रहा होगा। अब जब मैं दोबारा फोन में वो चीज़ खोलने की कोशिश करता हूँ, तो डेटा ट्रेवल करते हुए यहाँ से वापस मेरे पास आता है। ठीक है, तो ये इस तरह से अभी फंक्शन करता है। अब ये जनरली जो डेटा को कहीं पे भी स्टोर किया जाता है, उन्हें हम डेटा सेंटर बोलते हैं। ठीक है, डेटा सेंटर बोलते हैं जनरली। आपको डेटा सेंटर के बारे में एक और चीज़ मैं बता दूं कि
जो डेटा सेंटर्स होते हैं वो बहुत ही एनर्जी कंज्यूम करते हैं। आप कोई सा भी डेटा सेंटर का सिस्टम देखोगे तो जैसे राजस्थान में भी भामाशाह डेटा सेंटर है, टेक में पढ़ेंगे अपन, तो ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं, ठीक है, ये ऐसा समझो कि बहुत बड़ा कमरा है जिसमें बहुत बड़ी हार्ड डिस्क रखी हुई है ना, मतलब डेटा स्टोर हो रहा है, तो बहुत हीट जनरेट होती है। तो जनरली आप डेटा सेंटर ऐसे देखोगे जो कहाँ पे कोल्ड कंट्री में लगाते हैं, क्योंकि इनको ठंडा रखने के लिए हमें एसी वेसी लगाने पड़ेंगे, और एसी लगाने पड़ेंगे तो भाई एसी का खर्चा भी आएगा, ठीक है। तो अगर मान लो हॉट कंट्री में, कोई कंट्री ऑलरेडी गर्म है, वहां पे डेटा सेंटर हो तो एसी का खर्चा ज्यादा आएगा, ठीक है। अब एसी वेसी का खर्चा ज्यादा आता है तो पानी भी ज्यादा पीता है, ठीक है, पानी से ही बिजली बिजली बनती है, पानी का भी खर्चा आता है, ठीक है। तो जनरली इनको कोल्ड कंट्री में रखा जाता है। बट कोल्ड कंट्रीज में डेटा सेंटर होने का, अमेरिका बड़ी बड़ी कंट्रीज में होने का नुकसान क्या होता है हमारे लिए? हमारा कोई पर्सनल डेटा है, जैसे मेरा मान लो मेरा आधार का डेटा हो गया, मेरा एटीएम का डेटा हो गया, मेरा फाइनेंशियल डेटा हो गया, सेक्सुअल ओरिएंटेशन का डेटा हो गया, ये जो मेरे डेटा हैं बहुत पर्सनलाइज डेटा है, ये भी डेटा कहीं ना कहीं पे बाहर स्टोर है, ठीक है। अब मैं यहाँ के डेटा पे इंडिया में, चलो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है क्यों है, बाद में डिस्कस करेंगे टेक में। लेकिन अमेरिका में उस डेटा का मिसयूज हो सकता है, मुझे नहीं पता वो मेरे डेटा की हार्ड कॉपी बना कि मेरे डेटा है उसकी कॉपी बना के किसी को बेच दे, मुझे नहीं पता क्या हो सकता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जो सेंसिटिव डेटा है हमारा वो हमारे देश में स्टोर हो, भारत से डेटा बाहर नहीं जाए। इस चीज को अपन बोलते हैं डेटा लोकलाइजेशन। इस चीज को क्या बोलते हैं अपन? डेटा लोकलाइजेशन। तो अगर मैं बोलूं कि अभी तक डेटा सेंटर वाली जो अपन बात कर रहे हैं उसमें अपन ने क्या बातें करी कि डेटा सेंटर्स होते हैं, ठीक है, ये एस्टैब्लिश करने हैं, जनरली कोल्ड कंट्री में होते हैं बट हॉट कंट्री में थोड़ा एसी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और अपन को डेटा लोकलाइजेशन क्योंकि अपन प्रमोट कर रहे हैं उसके लिए जरूरी है ना, डेटा का स्थानीयकरण जिसे अपन बोलते हैं कि मेरा डेटा मेरे देश के अंदर रहे, ठीक है। टेक्नोलॉजी में पूरा डिटेल में समझाऊंगा, अभी डेटा सेंटर पॉलिसी के लिए समझ लो। तो डेटा लोकलाइजेशन अपन प्रमोट करें कि अपना डेटा अपने देश के अंदर रहे, हमारा उसके हमारे डेटा पे हमारा अधिकार हो। एक चीज होगी। एक बात डेटा लोकलाइजेशन की क्या है, ये जो डेटा सेंटर्स हैं इनके लिए जगह भी चाहिए, स्पेस भी चाहिए होता है, ठीक है। इनके लिए ऐसा नहीं है कि कहीं पे बना दो, एक स्पेस भी चाहिए होता है, ठीक है। और अब एक और चीज समझो, तीसरी चीज कि एक टर्म होती है लेटेंसी। लेटेंसी मैंने जैसे बताया कि मेरा जनरेट मोबाइल से कोई डेटा जनरेट हो रहा है और वो अमेरिका किसी डेटा सेंटर में, फेसबुक का, गूगल का कोई डेटा सेंटर है, वहां जाके स्टोर हो रहा है। फिर जब मुझे मान लो मैंने कोई फोटो डाउनलोड किया क्लाउड पे, वो गूगल ड्राइव में हुआ और ये मान लो अमेरिका में कहीं पे रखा हुआ है डेटा सेंटर है, वहां पे जाके सेव हुआ। अब जब मैं दोबारा उस फोन पे उस इमेज को क्लिक करके वापस से रिट्रीव करूंगा तो वो डेटा की स्पीड ट्रेवल होके वापस ऐसा आएगी, ठीक है। तो अब आप कॉमन सेंस लगाओ, ये जो डेटा सेंटर जितना दूर होगा, डेटा सेंटर जितना दूर होगा उतना वापस आने में टाइम लगेगा। टाइम आने में ऐसा नहीं कि फोटो लोड करने में 2 घंटे लग रहे हैं, बहुत माइक्रो सेकंड में चीजें होती है बट टाइम लगता है, उसको बोलते हैं लेटेंसी। अब कोई डेटा सेंटर हमारे पास में है, हमारे पास में ही डेटा सेंटर है, तो डेटा को घूम के वापस आने में, डेटा स्टोर हुआ क्लाउड पे, अपन ने किसी भी एप्लीकेशन में अपन को डेटा चाहिए, अपन ने वापस रिट्रीव किया तो जल्दी आ गया, तो लेटेंसी क्या हो गई? कम। तो हम क्या चाहते हैं, हम डेटा सेंटर चाहते हैं कि इंडिया के डेटा सेंटर इंडिया में आए। कैसे आए भाई? एक तो डेटा लोकलाइजेशन हम प्रमोट करना चाहते हैं, और दूसरी चीज इससे क्या होगा कि लेटेंसी कम होगी। इसको बोलते हैं एज कंप्यूटिंग। क्या बोलते हैं इसको? एज कंप्यूटिंग। क्या, क्यों, क्या, कैसे, डिटेल में पढ़ाता हूं टेक में, अभी अपन को नहीं जाना। इसको अपन एज कंप्यूटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अगेन मैं आता हूं कि भाई डेटा सेंटर के बारे में अपन को क्या पढ़ना था, कि हमारा जो डेटा है उसके लिए कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं। डेटा सेंटर अगर मुझे बनाना है उसके लिए जो फैक्टर काम करते हैं, तो डेटा का क्या हो? लोकलाइजेशन हो। तो हम चाहते हैं कि हमारा डेटा हमारे पास में रहे। दूसरी चीज, इसके लिए चीप स्पेस हो। मैं मान लो जयपुर में लैंड लेके डेटा सेंटर खोलना चाहूँ, महंगा पड़ेगा। थोड़ा जयपुर के आसपास कोई खेत वेत लेके वहां पे करें तो सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए चीप लैंड हमारे पास होनी चाहिए। डेटा सेंटर में मैंने आपको बताया कि बहुत एनर्जी खाते हैं, एसी वेसी चलाने में बहुत एनर्जी चाहिए। अब एसी वेसी चलाने में एनर्जी चाहिए तो कहां से जनरेट? जनरली अगर कोल पावर से मैं जनरेट करता हूं, ठीक है, कोल पावर से मैं जनरेट करता हूं तो भाई मैं पोल्यूशन फैला रहा हूं कहीं ना कहीं पे। तो ये जो एनर्जी आएगी एसी वेसी को चलाने में, इसको डेटा सेंटर को ठंडा रखने में जो एनर्जी आएगी, अगर मुझे रिन्यूएबल से मिल जाए तो अच्छी बात है। तो मैं ये जो पावर है, ये पावर कहां से मिले? मुझे रिन्यूएबल से मिले, ठीक है। और साथ में मेरा एक फायदा डेटा लोकलाइजेशन का साथ साथ ये हो जाता है एज कंप्यूटिंग।
मेरा डेटा जल्दी ट्रेवल होकर वापस आ जाता है। तो जैसे टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटी, जैसे जयपुर बड़ी सिटी होगी, टीयर 2 जैसे ना कोटा, टीयर 3 और भी छोटे बूंदी नेनवा टाइप की सिटी हो गई। तो मेरा डेटा सेंटर अगर मेरे ज्यादा पास होगा तो मेरा डेटा जल्दी जल्दी स्पीड से काम करेगा, मेरे मोबाइल फोन में स्पीड ज्यादा रहेगी। तो इसको एज प्रोसेसिंग बोलते हैं या एज कंप्यूटिंग बोलते हैं। ठीक है, ये फायदे होंगे। अब सोच के देखते हैं इंडिया के लिए क्यों हम चाहते हैं कि जो डेटा है वो इंडिया में स्टोर है। पहला तो हमारे डेटा का मिसयूज नहीं होना चाहिए, ठीक है, और एज कंप्यूटिंग हो सके, लेटेंसी कम हो, इसलिए हम चाहते हैं कि डेटा सेंटर हमारे यहाँ पे आए। ठीक है, अब डेटा सेंटर हमारे यहाँ पे आए तो भाई कहाँ पे लगाएं? वहां पे लगाएं जहाँ पे फाइनेंशियल कैपिटल है, दिल्ली, मुंबई, वहां पे करते हैं। वहां पे गूगल को बोलते हैं, मेटा को बोलते हैं कि तुम वहां पे डेटा सेंटर बनाओ। अब देखो, मुंबई में प्लॉट लेना, मुंबई में जमीन लेके डेटा सेंटर बनाना भारी है, महंगा पड़ेगा, लैंड महंगी पड़ेगी। मुंबई में जो पावर जनरेट हो रही है वो भी जनरली कोल पावर वाली है, तो वो ऑलरेडी पोल्यूशन करेगी, एसी वैसी निकले। तो भाई राजस्थान को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखी। राजस्थान को अपॉर्चुनिटी क्या दिखी कि भाई जो एसी वैसी का खर्चा आता है, हम तो रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत बहुत करते हैं, हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी का खूब सोर्स है, विंड पावर, सोलर पावर है, विंड पावर है। तो एक फायदा तो हमारे यहाँ पे लैंड की तो कमी ही नहीं है भाई साहब, सोलर पावर प्लांट वालों को वैसे ही दे रहे हैं, डेटा सेंटर वालों को भी दे देंगे। तो हमने क्या किया, हमने एक पॉलिसी लेके आए कि भैया जो डेटा सेंटर इंडिया में लाने की बात हो रही है, हम पीछे नहीं रहेंगे, हमारे यहाँ पे भी लेके आओ, तुम क्या दिक्कत है। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे डेटा सेंटर बने, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ पे चीप लैंड अवेलेबल हो गई, हमारे यहाँ पे रिन्यूएबल पावर बहुत है, ठीक है, एज कंप्यूटिंग का फायदा हो जाएगा, डेटा लोकलाइजेशन अपन करना ही चाह रहे हैं। तो इस उद्देश्य के लिए हम कौन सी पॉलिसी लेके आए? राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025। ठीक है, कि राजस्थान में डेटा सेंटर्स को बढ़ाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो पहले तो पर्पस समझ में आया क्यों हम इस डेटा सेंटर के लिए हमने राजस्थान को चुना, क्योंकि चीप लैंड हमारे पास अवेलेबल है और साथ में हमारे पास रिन्यूएबल पावर है, ऐसी वैसे चलाने का खर्चा कम आएगा, पोल्यूशन एनवायरमेंट में कम होगा। अब इस पॉलिसी में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है अपन को मोटे मोटे चीजें याद रखेंगे कि इसमें क्या क्या दे रखे हैं। अगर मैं बोलूं, हमेशा अपन क्या करते हैं कि पॉलिसी का अपन क्या देखते हैं, हमेशा अपन पॉलिसी का देखते हैं कि पॉलिसी अवधि क्या है। तो भाई पॉलिसी की अवधि क्या है, भाई कब से स्टार्ट हुई थी? भाई फरवरी 2025 में हुई थी। और जनरली जो भी भजन लाल जी सरकार की जो भी स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं, वो जनरली मार्च 2029 के लिए। तो कब तक वैलिड है भाई? मार्च 2029 तक है। तो एक टर्म जो अपन देखते हैं हमेशा की अवधि के अपन देखते हैं उसका उद्देश्य, एम या विजन क्या है, क्या कहना चाहते हैं। हमेशा मैन्युफैक्चरिंग में अपन हब बनना चाहते हैं, ये जो अपन ने एग्रीकल्चर में हब बनना चाह रहे थे, लीडिंग स्टेट बनना चाह रहे थे, फिर अपन ने कल वस्त्र एवं परिधान देखा था, उसमें अपन कपड़ों के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाह रहे थे, सब में अपन टॉप करना चाहते हैं। तो भाई ठीक है, डेटा सेंटर पॉलिसी का गोल क्या होगा कि राजस्थान को जो अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय डेटा सेंटर के जो निवेश हो रहे हैं उसके लिए अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाना, कि भाई किसी मेटा को, फेसबुक को या इंडियन की कोई कंपनी है कहीं पे अगर डेटा सेंटर के लिए इन्वेस्ट करना है, कहां करो? भारत में भी आके राजस्थान के अंदर तुम करो। तो हम क्या चाहते हैं, हम पसंदीदा डेस्टिनेशन इनके लिए बनना चाहते हैं कि तुम आओ और हमारे यहाँ पे डेटा सेंटर लगाओ। क्या फायदा है इससे? हमें इन्वेस्टमेंट आएगा, नई नई जॉब जनरेट होगी, डेटा का लोकलाइजेशन होगा और राजस्थान की लैंड और रिन्यूएबल एनर्जी का फायदा होगा। ठीक है, और ये फायदा होगा रिन्यूएबल एनर्जी का। अब इसमें पॉलिसी में टारगेट एक और चीज है कि इस पॉलिसी में और क्या है, हर पॉलिसी में कुछ की टारगेट्स होते हैं, इस पॉलिसी में भी कुछ की टारगेट्स है जो अपन को हल्के से याद रखने हैं। पहला की टारगेट्स में बता दूं कि भाई हम चाहते हैं कि आगामी जो 2029 तक की पॉलिसी है, आगामी 4 सालों में, भाई ये फरवरी में आई थी, 29 में खत्म हो जाने, आगामी जो 4 साल है मोटा मोटा, तो 2029 तक जो इन्वेस्टमेंट अपन चाहते हैं 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे पास आए। तो अलग अलग कंपनियां जो डेटा सेंटर खोलना चाहती है 20,000 करोड़ के आसपास यहाँ के इन्वेस्ट करें। डेटा सेंटर्स की जो कैपेसिटी होती है ना, पावर और कैपेसिटी में नापी जाती है, तो हम चाहते हैं 300 मेगावाट स्टोर्ड डेटा सेंटर कैपेसिटी हो हमारे पास। कितनी? 300 मेगावाट। ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि 5 डेडिकेटेड डेटा सेंटर पार्क अपन बनाए। जैसे पार्क होता है, जैसे स्टोन पार्क में, जैसे अपन ने बात करी थी रिको में कि स्टोन पार्क बना रहे, स्टोन पार्क में क्या होगा, जिसको स्टोन एक्सपोर्ट करना होगा, वैसे सारे जितने भी होलसेलर हैं वो जो स्टोन का व्यापार करते हैं वो सारे एक जगह आ जाएंगे और अपने पत्थरों का व्यापार कर रहे होंगे। डेटा सेंटर पार्क में क्या होगा, अलग अलग कंपनी के डेटा सेंटर जो खोलना चाहते हैं वो एक पार्क टाइप से हो जाए। ठीक है, एक उनका ही हो जाए। तो अपन ऐसे 5 डेडिकेटेड डेटा सेंटर पार्क डेवलप करना चाहते हैं।
ठीक है, कौन एलिजिबल है, ये सब चीजें याद नहीं रहेगी। अगर मैं बोलूं डेटा सेंटर पॉलिसी के की टारगेट क्या है, तो भाई की टारगेट सिंपल सा है, मुझे क्या करना है, 300 मेगावाट क्षमता के डेटा सेंटर स्थापित करने हैं, 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आना, 5 पार्क डेवलप करने हैं, समर्पित डेटा पार्क अपन को करने हैं। ठीक है, कौन बेनिफिट ले सकता है, ये हमारी चीज के लिए, हमारे लिए इतने काम की चीज नहीं है। अब हर में अपन इंसेंटिव देते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव कुछ होंगे, ठीक है, और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कुछ होते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव, अपन डेटा सेंटर बुलाना चाहते हैं, राजस्थान में आओ डेटा सेंटर बनाओ, तो भाई कुछ इंसेंटिव अपन को देना पड़ेगा, क्यों करेंगे यहाँ पे, तो अपन ने देखे थे कि भाई असेट क्रिएशन, मतलब कोई परिसंपत्ति निर्माण हो रही है, तो यहाँ पे भी डेटा सेंटर बन रहे हैं, कोई परिसंपत्ति बन रही है। जब असेट क्रिएशन के देते तो 3 तरह के देते, अपन ने बात करी थी, इन्वेस्टमेंट टाइप के दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी कि जो भी सरकार टैक्स ले रही है उसमें कुछ छूट दे सकते हैं, ठीक है, और किस तरह का दे सकते हैं अपन, कैपिटल सब्सिडी दे सकते हैं, पूंजी अनुदान, आपका जो खर्चा आ रहा है शुरू में हम उसका कुछ मिला दें और थोड़ा थोड़ा हर साल आपको देते रहें, या फिर टर्नओवर से लिंक करते हुए आपकी अपन सब्सिडी दें। तो यहाँ पे भी वो चीज है कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, और उसके ऊपर बूस्ट, वो टॉपअप हुआ करते थे, एम्प्लॉयमेंट बूस्टर वो सब हुआ करते हैं जनरली, और कुछ एग्जाम्पशन हुआ करते हैं, ये अपन ने देते थे, और एक इंटरेस्ट सबवेंशन हुआ करती थी। नॉन में अपन देखते तो कोई स्किल बिल्डिंग के लिए कुछ होता था, ग्रीन इंसेंटिव के लिए कुछ होता था, ठीक है, ये सब नॉन में होते थे। तो चलो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इनमें से क्या क्या दे रखा है। तो पहली चीज इसमें जो आपको याद रखनी है कि रिप्स वाली जो पॉलिसी है उसमें कुछ सनराइज सेक्टर हैं जिनका राइज हो रहा है, ठीक है, एक होता है सनसेट सेक्टर जो पिछड़ते जा रहे हैं, अब उनका कोई ज्यादा रिलेवेंस नहीं रहा, एक होता है सनराइज सेक्टर जिनका आगे इन फ्यूचर में बहुत स्कोप है, ठीक है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी होगी, एआई होगी, डेटा सेंटर हो गए, तो ये सनराइज सेक्टर है। तो रिप्स पॉलिसी में सनराइज सेक्टर के लिए स्पेशल पैकेज है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी फर्स्ट 3 मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट लगेंगे उनको उस सनराइज पैकेज के बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है, तो वो बेनिफिट बहुत हाई होते हैं सनराइज सेक्टर वाले। आपको 100 करोड़ तो एनुअल सब्सिडी की कैपिटल मिल जाएगी, और 25% बूस्टर भी मिलता है, लगभग 25% बूस्टर। इतना याद नहीं रहेगा, बस ये रख लो कि जो शुरू में 3 बड़े जो भी प्रोजेक्ट आएंगे, फर्स्ट 3, अब कोई भी आए, वो अंबानी लगाए, चाहे अडानी लगाए, चाहे गूगल लगाए, कुछ भी लगाए, जो पहले 3 मेगा या अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट होंगे उनको सनराइज सेक्टर के फायदे मिलेंगे। अब सनराइज सेक्टर के फायदे क्या होते हैं, हल्का फुल्का याद रख लो कि 100 करोड़ की एनुअल सब्सिडी तक मिल सकती है। जनरली एनुअल सब्सिडी पे लिमिट होती है, 5 से 50 करोड़ आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सरकार 100 करोड़ साल भर में आपको देने लग जाएगी, बट ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे सरकार को अगर सब्सिडी भी दे रही है तो आपको 100 करोड़ रुपए एनुअल भी दे सकती है, 100 करोड़ रुपए हर साल आ रहे हैं, तो भाई बहुत होता है, 5 सालों में भी 500 करोड़ की सब्सिडी मिल गई, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो 100 करोड़, अप टू 100 करोड़ तक की आपको सब्सिडी मिल सकती है पर ईयर, और 25% इसमें बूस्टर भी है, ठीक है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हो, आप थर्ड सेक्टर में काम कर रहे हो, ये सब चीजें आपको मिल जाएगी। तो पहले तो चीज याद रखनी है अपन को, फर्स्ट 3 जो मेगा या अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट आप लगा रहे हो उसमें आपको किसके फायदे मिलेंगे, सनराइज सेक्टर के, 100 करोड़ एनुअल सब्सिडी तक आपको मिल सकती है। एक तो ये याद रखना है, इसके अलावा अब वही कैपिटल सब्सिडी कुछ मिल सकती है क्या, आपको याद हो, मैं जिन्हें जनरली याद करवाया था कि मैन्युफैक्चरिंग में कितनी होती है भाई, मैन्युफैक्चरिंग में 13 से 28 होती है, सर्विस सेक्टर में 10 से 20 होती है, तो डेटा सेंटर जनरली सर्विस सेक्टर में अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे इन्वेस्टमेंट सब्सिडी कितनी आएगी, 10 से 20%, जो भी आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप चाहते हो उसका आपको कितना मिल जाएगा, 10 से 20% की कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। अब ये भी ऐसा नहीं है, जैसे मान लो मेरा प्रोजेक्ट है 500 करोड़ का, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो मुझे मान लो 15% सब्सिडी, 10% सब्सिडी मिल रही है, मतलब 50 करोड़, 50 करोड़ मुझे 10 सालों में मिलते हैं, ऐसा नहीं कि साल में सरकार मुझे एकदम से 50 करोड़ दे देगी। बट मान लो मेरा प्रोजेक्ट 2000 करोड़ 4000 करोड़ का है, तो सब्सिडी भी ज्यादा बनेगी, तो वो केप है कि भाई आपको हर साल 100 करोड़ तक की सब्सिडी मिल सकती है सनराइज सेक्टर में, ठीक है। तो जनरली तो क्या होता है कि एनुअल सब्सिडी की लिमिट होती है, यहाँ पे क्या है, 100 करोड़ की केप है, जो कि बहुत हाई है। तो एक तो हो गया जो अपन इंसेंटिव पढ़ते थे, कैपिटल सब्सिडी। फिर टर्नओवर का मैंने बताया था कि 1 से 1.4 के आसपास होती है, तो यहाँ पे भी टर्नओवर सब्सिडी है 1.1 से 4 तक, ठीक है। फिर अपने कौन सी सब्सिडी हुआ करती थी, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, आप निवेश करते हो तो सरकार जो भी आपसे कर लेती है उस पर आपको क्या लगेगा, छूट मिलेगी। तो यहां पे जो सरकार आपसे लेती है टैक्स, उसका 75% सरकार बोल देगी कि हम आपको रिम्बर्स कर देंगे, इस पर भी कैपिटल होती है, लिमिट होती है कि भाई इतना ही रिम्बर्स करेंगे, अपन को नहीं जाना, ठीक है। तो अभी तक अपन ने जो देखा इसमें अपन फाइनेंशियल इंसेंटिव पढ़ रहे हैं,
कल मैंने आपको अच्छे से बताया था कि फाइनेंशियल में असेट क्रिएशन के लिए होते हैं। असेट में 3 तरह के मैंने कल आपको अच्छे से बताया था कि इन्वेस्ट सब्सिडी होती है, तो वो यहाँ पे भी है, मतलब पूंजी अनुदान, ये है। निवेश अनुदान, निवेश अनुदान कितना है कि जो सरकार आपसे टैक्स लेती है आपको रिम्बर्स कर देगी, कि मान लो सरकार का टैक्स बन गया 50 करोड़ रुपए, तो भाई यार 75% आपको दिए वापस से, ठीक है। तो सरकार क्या करेगी, 75% आपको रिम्बर्स कर देगी। एक मैंने आपको बताया था कि कैपिटल सब्सिडी होती है, कि आप पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको चाहिए कि यार सर आप तो इसमें सपोर्ट कर दो, कि मेरा 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसका कुछ परसेंट आप सपोर्ट कर दो, हर साल थोड़े थोड़े पैसे दे दो। तो कैपिटल सब्सिडी अपन ने देखी 10 से 20%, और ये एनुअली जाएगी। और तीसरी अपन ने टर्नओवर की देखी थी, कि आप तो हमारा जो टर्नओवर है उसके हिसाब से दे दो, 1.4 से 2% के आसपास होती है, एग्जैक्ट याद नहीं रखनी, बट मोटा मोटा ये होगी। ये तो असेट क्रिएशन वाली होगी। एक फिर अपन इंटरेस्ट सबवेंशन की बात करते थे, एक इन पे टॉपअप होती थी, ठीक है। तो एक इसमें यहाँ पे अपन एक्स्ट्रा देख लिया, सनराइज सेक्टर में आता है, तो सनराइज सेक्टर के पैकेज इसको मिल जाएंगे, ये हो गया। अब अपन आते हैं कि इसके अलावा टॉपअप तो बूस्टर वाला मिल जाता है 25%। इसके अलावा एग्जेम्पशन मिलते थे। एग्जेम्पशन क्या मिलते थे कि भाई जो बिजली पानी की, जो बिजली की छूट है, बिजली शुल्क है, वो आपका 7 सालों के लिए 100% माफ होता है, 24/7 बिजली मिलेगी, ओपन एक्सेस की सुविधा रहेगी, ये सब चीजें हैं। अब ये तो फाइनेंशियल वाला गया। अब मैं बात करूं नॉन फाइनेंशियल में, ये हो गए फाइनेंशियल वाले। नॉन फाइनेंशियल की मैं बात करता हूं। नॉन फाइनेंशियल क्या बेनिफिट मिलते हैं, एक होता है फ्लोर एरिया रेशो। फ्लोर एरिया रेशो, फ्लोर एरिया रेशो क्या होता है भाई, मेरा 1000 वर्ग फीट का कोई प्लॉट है, ग्राउंड लेवल पे मैंने बना दिया 1000 वर्ग फीट, उसका डबल बना दिया, डबल मंजिल बनाया, सेम 1000 वर्ग फीट फैला दिया, वापस से 2000 वर्ग फीट हो गया। ऊपर मैंने मान लो पूरा नहीं फैलाया, आधा ही 2 कमरा पीछे बनाया, ऐसे करके 500 वर्ग फीट और कर दिया, तो 2,500 कर लिया। मेरा प्लॉट की साइज कितनी थी, 1000, मैंने एरिया कितना कर दिया, 1000, 1000, 500, 2,500। तो यहाँ पे इसका जनरली क्या ना लिमिटेशन होता है ना, स्टेट जो म्यूनिसिपालिटी होती है, नगर पालिका, नगर निगम, वो सबका अलग अलग रखते हैं। तो डेटा सेंटर में अलाउ किया गया है कि आप फ्लोर टू एरिया रेशो, तो जैसे कि यहाँ पे 3.5 हो सकता है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया 1000, 1000 और 500, 2,500 हो गया। तो फ्लोर एरिया रेशो कितना हो गया, फ्लोर का और एरिया रेशो कितना हो गया, 2.5। तो ऐसे अपन 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 3.5 मंजिल तक का एरिया कवर कर सकते हैं। मतलब जो भी हमारा प्लॉट की साइज होगी उसका 3.5 गुना अपन कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लोर एरिया रेशो इसमें किया गया 3.5 अलाउ किया गया। तो एक बात अपन को याद रख ली, 3.5। नॉन फाइनेंशियल में और क्या करते हैं, स्किल पे, तो यहाँ पे भी स्किल में जनरली कितनी होती है कि आपको डेटा सेंटर में जो भी काम करते हैं उनको जो भी ट्रेनिंग करने में आपके खर्चा आता है उसका 50% अपन दे देंगे। और ये अपन ने रिप्स में बात करी थी भाई, 4,000 रुपये प्रति वर्कर अपन देते हैं, या फिर 1,20,000 लोगों के लिए देते हैं। पर अपन मोटा मोटा ऐसा बोलते हैं कि जो भी खर्चा आता है उसका 50% अपन दे देते हैं। तो भाई स्किल बिल्डिंग में, कौशल प्रशिक्षण में जो भी खर्चा आएगा उसका 50% दे देंगे। फिर अपन ने बात करी थी, आपका प्रोजेक्ट कोई ग्रीन प्रोजेक्ट है ना, ग्रीन इंसेंटिव, अगर कुछ मतलब हरित ऊर्जा, ये हरित जो समाधान होते हैं उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हमारा डेटा सेंटर से वो पूरा रिन्यूएबल एनर्जी से चल रहा है, ठीक है, पूरा सोलर पावर प्लांट से चल रहा है, साथ में अपन ने कुछ ऐसा सिस्टम बना रखा है कुछ, तो मतलब ग्रीन एनर्जी को प्रमोट हो रहा है, ग्रीन इंसेंटिव को हो रहा है। तो आपको उस प्रोजेक्ट पे अपन ने बात करी थी कि इसका भी इंसेंटिव मिलता है ना। तो जो 50% जो भी प्रोजेक्ट का खर्चा होता है वो मिलता है, या अधिकतम 12.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो एक अपना ग्रीन इंसेंटिव होता है, ग्रीन इंसेंटिव होता है। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा जैसे आपको याद आ रहा हो, अपन जो ये स्टाम्प ड्यूटी का खर्चा और जो कन्वर्जन फीस लगती थी, तो भाई उसका 75% तो माफ और 25% आपको रिम्बर्स कर देते थे। तो वो भी यहाँ पे सेम बेनिफिट यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा और फायदे क्या हैं कि डेटा सेंटर्स को अपन ने एसेंशियल सर्विस में कंसिडर कर लिया। तो जो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट होता है ना, कि ये एसेंशियल सर्विस 24/7 चलेगी, कभी बंद नहीं हो सकती, हॉस्पिटल हो गया, पुलिस हो गई, ऐसी चीजें। तो वैसे ही डेटा सेंटर को अपन ने 24/7 के लिए ऑपरेटिव रख लिया। अब जो जो चीजें 24/7 हो जाती है, जनरली एसेंशियल सर्विस में आ जाती है, वहां पे विमेन एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाता है। जनरली विमेन को काम करने की शिफ्ट में फिक्स होती है कि आप भाई दिन में सुबह 7 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक जो भी शिफ्ट होती है वहां तक काम कर सकते हो। नाइट की शिफ्ट जनरली लेडीज की अलाउ नहीं होती, कुछ कुछ सेक्टर में अलाउ गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार करते हैं। तो यहाँ डेटा सेंटर में एसेंशियल सर्विस में इसको कंसीडर करते हैं, विमेन की जो शिफ्ट है 24/7 हो सकती है, ये चीज है। तो ये अपन ने इस पॉलिसी के
प्रोविजन देखिए कि डेटा सेंटर पॉलिसी का हमारे पास कोई प्रोविजन आता है तो अपन क्या क्या लिखने वाले हैं। तो एक तो मैंने ये बता दिया कि अपन ये इन्वेस्टमेंट सब्सिडी 75% आपको रिम्बर्स कर देंगे, कैपिटल सब्सिडी 10 से 20% आपको मिल जाएगी, टर्नओवर आपको 1.4 से 2 मिल जाएगा। यहाँ पे सनराइज सेक्टर के फायदे मिल जाएंगे, 100 करोड़ एनुअल सब्सिडी, 25% बूस्टर मिल जाएगी। साथ में अपन ने वही इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और मंडी फीस के जो एग्जेम्पशन मिलते हैं वो हो गया। उसके अलावा जो स्टाम्प ड्यूटी और ये कन्वर्जन फीस मिलती है उसका भी 75% तो माफ, 25% आपको वापस प्रतिपूर्ति हो जाएगी, रिम्बर्स हो जाएगी। तो ये तो फाइनेंशियल वालों के। नॉन फाइनेंशियल में स्किल बिल्डिंग पे जो भी खर्चा आ रहा है 50% ले जाओ, ग्रीन सॉल्यूशन में जो भी खर्चा आ रहा है उसका 50% ले जाओ, ठीक है। उसके अलावा फ्लोर एरिया रेशो 3.5 कर दिया, ठीक है। उसके अलावा एसेंशियल सर्विसेज में इसको कंसिडर कर लिया गया है, महिलाएं 24/7 इसमें काम कर सकती है। ये तो हो गए इस पॉलिसी के प्रोविजन। इससे ज्यादा अपने काम की चीज नहीं है। इसके कुछ टारगेट भी अपन ने देख लिए, क्यों राजस्थान को अपन प्रमोट करना चाह रहे हैं डेटा सेंटर्स के तौर पर, ये भी बात अपन ने देख ली। बाकी और भी जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया है कि डेटा सेंटर पॉलिसी के फीचर्स बताओ, है ना, तो अपन ने लिख दिया। लेकिन अब मुझे इसमें ये कंक्लूजन करना है, तो अपन कंक्लूजन में ऐसे लिख सकते हैं कि भाई इंडिया है ना जो विश्व का लगभग 20% डेटा प्रोड्यूस करता है, कि जितना भी जो भी डेटा डेली होता है उसका 20% अपन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हमारे पास वो डेटा को स्टोर करने की क्षमता केवल 3% है। तो भाई भारत जो है विश्व में जितना भी डेटा उत्पन्न होता है उसका 20% उत्पन्न करता है, लेकिन डेटा सेंटर कैपेसिटी 3% है। तो इन फ्यूचर जो डेटा सेंटर कैपेसिटी बढ़ाने में उसमें राजस्थान एक बड़ा योगदान प्ले कर सकता है। तो एक तो हमारा ये हो गया कि हम इससे कंक्लूजन कर सकते हैं, ठीक है। और डेटा स्थानीयकरण, डेटा लोकलाइजेशन को ये प्रमोट करता है। तो ये तो चीज देख ली अपन ने इस पॉलिसी में। तो इस पॉलिसी में भाई 19 फरवरी को स्टार्ट हुई थी और मार्च 2029 तक ये चलेगी, ठीक है। बताओ अब इसमें कोई दिक्कत है? डेटा सेंटर पॉलिसी में कोई दिक्कत है? तो डेटा सेंटर पॉलिसी में किसी को कोई दिक्कत है? क्लियर है, ठीक है। जो नए ज्वाइन किए हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि इंडस्ट्री का चैप्टर पहले तो शुरू के आपको 2 चैप्टर वो देखने हैं, साथ में इंडस्ट्री वाले जो 3 क्लासें मैं 1-1 घंटे की ले चुका हूं वो आपको देखनी है, फिर आप लाइन में आ जाओगे, ठीक है। क्लियर है? अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन चलते हैं राजस्थान। ये सेक्टोरल पॉलिसी पढ़ रहे थे अपन, ठीक है। सेक्टोरल में अपन ने लॉजिस्टिक पॉलिसी पढ़ ली, ठीक है। और शुरू में मेन पॉलिसी अपनी रिस्क थी, फिर सेक्टर पॉलिसी में लॉजिस्टिक पॉलिसी पढ़ी, डेटा सेंटर पॉलिसी पढ़ी ना, ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी, ये क्या बोलते हैं, टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी पढ़ी। अब अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी। ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी क्या है? अब जितनी भी पॉलिसी देखोगे ना, अपन किसी न किसी बड़ा इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। कि आओ यहाँ पे कपड़े की फैक्ट्री डालो, यहाँ पे आप एक्सपोर्ट के लिए कुछ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाओ, आप यहाँ पे, है ना, ये अभी अपन ने रिसेंटली जो देखा डेटा सेंटर खोलो, ये सब करो। हमने उन रिटेलर्स होलसेलर का ध्यान दिया है? जैसे कि मान लो कोई सिनेमा हॉल वाला है, वो चाहता है कि मैं अपना सिनेमा हॉल बड़ा कर दूं। कोई मॉल में दुकान लगाता है, वो चाहता है कि मैं इस दुकान को एक्सपेंड कर दूं या दूसरी जगह पे भी दुकान खोल दूं। कोई होलसेलर है, वो चाहता है मैं अपनी दुकान बड़ी कर दूं और जगह पे भी इसका कुछ खोल दूं। तो ये जो रिटेलर, होलसेलर, सिनेमा हॉल वाले, ये जितने भी मतलब काम धंधे वाले हैं, जो भी ट्रेड करते हैं, जो भी व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल एंड मिडिल, बड़े व्यापारी नहीं, छोटे व्यापारी। बड़े व्यापारी के लिए, बड़े व्यापारी जैसे कि जिसके पास पेट्रोल पंप है, अरे भाई वो तो पहले ही अमीर है, उनको कहीं अपन बेनिफिट देंगे, ठीक है। किसी का कार का शोरूम है, व्यापारी वो भी है, बट वो ऑलरेडी अमीर है, ऐसा अपन मानते हैं। भाई जो मर्सिडीज का शोरूम खोल के बैठा है, पैसा होगा ठीक ठाक। तो ये जो स्कीम है ट्रेड वाली, राजस्थान ट्रेड प्रमोशन स्कीम, जिसमें व्यापार संवर्धन नीति, इसमें अपन उन ट्रेडर्स को टारगेट कर रहे हैं जो बहुत बड़ा रिटेल में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो इसमें जितने भी खुदरा विक्रेता हो गए, थोक विक्रेता हो गए, स्ट्रीट वेंडर हो गए, सुपरमार्केट की दुकानें वाले हो गए, मॉल वाले हो गए, रेस्टोरेंट वाले हो गए, सिनेमा हॉल वाले हो गए, मल्टीप्लेक्स वाले हो गए, सब आ गए। तो जो भी ट्रेड में करता है, और इसमें एक लिस्ट भी है कि कौन कौन नहीं आएगा। तो इसमें एक लिस्ट भी दे रखी है, ऑटोमोबाइल के डीलर नहीं आएंगे, पेट्रोल पंप वाले नहीं आएंगे, शराब की दुकान खोलने वाले नहीं आएंगे, ये सब उसमें दे रखे। तो एक एक्सक्लूजन लिस्ट भी है और एक ये। जनरली अपन ऐसा बोलें कि जो छोटे और मध्यम वर्ग के, है ना, स्मॉल जो ट्रेडर्स होते हैं, उनके प्रमोशन के लिए स्कीम है कि मैं कर सकूं, मैं सिनेमा हॉल में, मेरी सिनेमा हॉल को मैं एक्सपेंड कर सकता हूं, मैं अपना कोई
मॉल के अंदर मेरी दुकान है उसको एक्सपेंड करूं, मैं कोई नई दुकान खोलूं, ये सब तो ट्रेडर्स को बेनिफिट देने के लिए एक पॉलिसी अपन लेके आए हैं। अब अगेन इंट्रोडक्शन में मान लो ट्रेड वाली पॉलिसी आ गई, ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी क्या है, तो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, है ना। इंट्रोडक्शन में अपन ये लिखेंगे कि राजस्थान जो है रिटेल जो मार्केट है, जो ट्रेड का होता है ये रिटेल मार्केट है, उसमें पूरे इंडिया का 8% कंट्रीब्यूट करता है। कितना? 8% अपन कंट्रीब्यूट करते हैं। अब इस पॉलिसी पे आते हैं। हर पॉलिसी क्या होती है, एक लॉन्च तिथि होती है और एक क्या होती है कि कब ये पॉलिसी कब तक चलेगी। तो भाई इस पॉलिसी की अगर मैं लॉन्च तिथि की बात करूं तो ये लॉन्च कब हुई थी? ये लॉन्च हुई थी 7 दिसंबर 2025 को, 7 दिसंबर 2025 को। तो इसकी वैलिडिटी कहाँ पे होगी भाई? 31 मार्च 2029 तक, जनरली यही होती है। फिर ये पॉलिसी का कोई विजन होगा, ठीक है, कोई गोल होगा, कुछ टारगेट हो सकते हैं, है ना, कुछ इसके लिए एलिजिबिलिटी हो सकती है। तो भाई एलिजिबिलिटी कौन है भाई? ऑल ट्रेड यूनिट जो भी राजस्थान में ट्रेड करते हैं। एक एक्सक्लूजन लिस्ट है, खासकर रिटेलर होलसेलर इसमें आ गए। एक एक्सक्लूजन लिस्ट है कि कौन कौन नहीं होंगे, जैसे मैंने एग्जांपल बता दिया, ऑटोमोबाइल वाले हो गए, पेट्रोल पंप वाले हो गए, ठीक है, ये सब हो गए। तो जनरली आपको माइक्रो और स्मॉल ट्रेडर्स दिखेंगे। तो इनको क्या करना है, इनके लिए क्या इस पॉलिसी में, इनके लिए क्या भाई? इनके लिए अपन लोन की सुविधा करेंगे कि आपको जो लोन मिले वो सब्सिडाइज रेट पे मिल जाए। मेरे को मार्केट से अगर 8% पे 9% पे लोन मिल रहा है तो मुझे 6% पे मिल जाए, सस्ता मिल जाए, ठीक है, 6% की सब्सिडी मिल जाए, 5% की सब्सिडी मिल जाए, 3-4% पे लोन मिल जाए। तो भाई ये है, मैं मान लो एक्सपेंड कर रहा हूँ, मेरा कोई रिटेलर हूँ, मैं मेरे कपड़ों का शोरूम है बहुत बड़ा, ठीक है, मैं अब पैकिंग वैकिंग करके या कहीं से रॉ मटेरियल से डिजाइन विजाइन करवा के साड़ियाँ खुद के हिसाब से बनवा रहा हूँ, ठीक है, मुझे अब वो करना है। तो भाई मार्केट का एक्सेस दिलाने का काम भी इनका है, ठीक है, कि इनके लिए कैसे अपन मार्केट का एक्सेस और बेहतर करवा सकते हैं, इनके लिए कैसे अपन लोन दिलवाएं, इनके लिए कैसे मार्केट का एक्सेस दिलवाएं, ठीक है, कैसे अपन नया इन्वेस्टमेंट इनको करें कि ये नई नई दुकानें खोले ताकि रोजगार बढ़े। भाई कोई भी अगर कोई भी सिनेमा हॉल वाला नया सिनेमा हॉल खोलता है तो 2-4 लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा। कोई रेस्टोरेंट है, अपना रेस्टोरेंट बड़ा करता है या और वर्टिकल डालता है तो 2-4 लोगों को और रोजगार मिलेगा। तो अपना यही है कि इन लोगों को अपन सस्ता लोन दिलाएं ताकि ये एक्सपेंड कर सकें, ठीक है, ये इस पॉलिसी का मेजर टारगेट है। तो सभी व्यापारी कहीं इसके लिए है, मुख्य रूप से सूक्ष्म और लघु व्यापारी इसके लिए एलिजिबल है। 7 दिसंबर से 31 मार्च तक ये पॉलिसी चलेगी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, एक चीज वो देख लेते हैं। मैं दुकान खोल रहा हूं, है ना, मैंने बोल दिया कि मैं अभी कोई नया मॉल बन रहा है जयपुर में, मैं उसके अंदर क्या करूंगा, एक दुकान लेना चाहता हूं, ठीक है, लेना चाहता हूं, ठीक है। अब मुझे पैसा चाहिए, लोन चाहिए, तो लोन मिलेगा, सब्सिडाइज रेट पे मिलेगा। उसमें मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, दुकान खोलूंगा, उसमें इन्वेस्ट करूंगा, फर्नीचर लगवाऊंगा, कपड़े वपड़े लेके आऊंगा, जो भी मुझे दुकान खोलनी है ना, स्मॉल ट्रेडर्स के लिए। तो भाई मुझे इसमें क्या क्या मिलेगा, तो इसमें देखो क्या क्या, दुकान खोलने के लिए क्या क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो भाई पैसा थोड़ा सब्सिडाइज रेट पे दो। तो एक तो ये बात होगी भाई पैसा अपन को इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा लोन पे। दूसरी बात, आपका जो एमएसएमई इंडस्ट्री होती है, जो छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे मान लो मैं बैंक के पास लोन गया कि मुझे 1 करोड़ का लोन दे दो। अब आप कहीं पे भी बैंक में लोन लेने जाते हो तो आपकी किसी न किसी को गारंटी रखते हैं। गारंटर कौन है भाई आपका? तो कोई ना कोई गारंटी देता है, तो लोन वाले फिर उसको बैंक वाले उसको पकड़ते हैं। वैसा ही यहां पे समझो कि कोई ना कोई गारंटर होगा। तो सरकार ने क्या बना रखा है, एक सीजीटी एमएससी बना रखा है जो एमएसएमई के 10 करोड़ से नीचे नीचे की गारंटी दे देता है, ठीक है। अब जनरली अपन किसी दोस्त को लेके गारंटी देने, वो तो अपन से पैसे नहीं लेता, पर सीजीटी एमएससी है, इसके लिए तो खूब सारे छोटे छोटे व्यापारी हैं, ये उनके बेसिस उनके लिए सबकी गारंटी देता है। तो ये तो कुछ पैसे लेगा, भाई तेरी गारंटी दे रहा हूं तो कुछ चार्ज तो दे मुझे, ठीक है। तो थोड़ा ये सबसे क्या है, चार्ज लेता है, गारंटी देने का चार्ज लेता है, ठीक है। तो है ना, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस होता है, सीजीटी एमएससी याद रखना है कि एक एमएसएमई के लिए जो क्रेडिट गारंटी देता है। अपना गारंटर भाई इनको मिलेगा नहीं, तो ये एमएसएमई के लिए ये देता है, तो ये कुछ फीस लेता होगा। तो भाई उस फीस में कुछ छूट दिलवा दो, फीस में कुछ छूट दिलवा दो, एक वो हो गया, ठीक है। तो भाई लोन, अपन ट्रेडर है, मुझे क्या खोलनी है, जयपुर के कोई नया मॉल है, उसमें नई दुकान खोलनी है, दुकान में फर्नीचर लगेगा, कपड़े वपड़े लाऊंगा, बढ़िया करूंगा, खर्चा लगेगा, बड़ी दुकान खोल रहा हूँ, ठीक है तो व्यापारी छोटा, बट टर्न सामान वामान लाऊंगा तो खर्चा होगा, 5-50 लाख का तो होगा ही सही। तो एक तो मुझे लोन सस्ता चाहिए, दूसरी बात मुझे चाहिए जो मुझे लोन पे गारंटी देनी पड़ेगी कि फीस देनी पड़ेगी वो थोड़ी माफ करवा दो। तीसरी चीज क्या चाहिए, मेरी दुकान में आग लग गई, भूकंप आ गया, अभी तो बैंक से 50 लाख का लोन लेके आया हूं, कल ही भूकंप आ गया, बताओ क्या करें, ठीक है। मैं तो रात में जाके सोया, दुकान गिर गई, तो भाई मुझे इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा,
मुझे इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा कि कोई चोरी हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, उन सब के लिए। तो एक इंश्योरेंस वो है ना, आग वाग के लिए। ठीक है। तीसरी बात क्या, मान लो मेरा प्रोडक्ट, चलो ठीक है ये तो अपन बेच रहे हैं, पर मैंने ये आपको एक चीज बताई थी कि हम ई कॉमर्स को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। हर पॉलिसी में आपको ई कॉमर्स का सपोर्ट देखने को मिलेगा। मैं मेरा प्रोडक्ट चलो मॉल में जो लेने आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि ई कॉमर्स पे भी लिस्ट कर दूं, अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी बेचूं, बिकता है तो और अच्छी बात है। तो एक इंसेंटिव मुझे वो भी चाहिए। तो इस पॉलिसी में 4 बड़े इंसेंटिव किए गए हैं। कौन कौन से 4 बड़े इंसेंटिव हैं भाई ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी में, तो अपन अब देख लेते हैं इसको कि पहले तो मुझे ब्याज पे सब्सिडी चाहिए। तो भाई लोन कितना मिलता है पहले तो अगर मैं कोई लोन लेता हूं 1 करोड़ तक का, तो मुझे 6% सब्सिवेंशन मिलेगा। मान लो बैंक की रेट 9% चल रही है, 6% सब्सिडी, 3% पे मेरा लोन पड़ जाएगा। 1 से 2 करोड़ का लेता हूं तो 4% की सब्सिडी मिल जाएगी मुझे, थोड़ा ज्यादा है ना, वो थोड़ा महंगा पड़ेगा, ज्यादा अमाउंट का है। और लेकिन साथ में अगर मैं महिला, SC ST या विकलांग दिव्यांग हूं तो मुझे 1% एडिशनल मिलेगा। ठीक है, 1% मुझे एडिशनल मिलेगा। तो भाई पहली चीज, इंटरेस्ट सबवेंशन कितना मिलता है। इंटरेस्ट सबवेंशन कितना मिलता है भाई, अगर लोन 1 करोड़ तक का है तो 6%, 1 से 2 करोड़ का है तो 4%। अगर कोई महिला, SC ST है तो विशेष वर्ग के लिए अलग प्रावधान है, 1% और छूट ज्यादा मिलेगी मुझे। ठीक है, और ये 5 सालों तक मिलेगा। कितने सालों तक, 5 सालों तक इंटरेस्ट सबवेंशन मुझे मिलेगा। 5 सालों तक मेरा जो ब्याज है उस पर रेट 5%, ये 4-6% कम होके लगे। कोई महिला है तो महिला के लिए 7% हो जाएगी, कोई SC ST का है तो भी उसके लिए 7% हो जाएगी, कोई 50 लाख का बैंक से लोन लेता है तो। दूसरी, CGT MSE की जो मुझे गारंटी की फीस देनी पड़ेगी, है ना, गारंटी करने की जो फीस देनी पड़ेगी वो क्या हो जाएगी, आधी सरकार मुझे दे देगी। ठीक है, तो अगर मैं 5 लाख तक का कोई लोन ले रहा हूं, उसमें मुझे जो गारंटी लग रही है तो उसकी CGT MSE जनरली 10 करोड़ तक की गारंटी दे देता है। तो इसमें जो भी फीस लग रही है वो आपको सरकार रिम्बर्स कर देगी। भाई CGT MSE ने जो भी आपसे फीस ली, आधी फीस हम आपको रिटर्न कर देंगे 5 सालों के लिए। तीसरी बात, जो भी इंश्योरेंस आप लोगे किसी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी से, उसका जो प्रीमियम आएगा वो भी आपको आधा वापस कर देंगे, आधा वापस कर देंगे। और ई कॉमर्स पे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होने में आपको जो खर्चा आएगा उसका 75% आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, प्लेटफॉर्म फीस जो भी लगती होगी अमेजोन की, फ्लिपकार्ट की, वो 75% आपको मिल जाएगी। तो ये है हमारी व्यापार संवर्धन पॉलिसी। इसके फाइनेंशियल बेनिफिट हो गए। नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट में मैं बात करूं, ठीक है, मैंने बोला जैसे ई कॉमर्स में मुझे प्रोडक्ट लिस्ट करना है तो भाई जो भी फीस लगती है उस पर छूट तो दिला दी। मुझे बताओ तो सही कि मैं कैसे ये मॉल वॉल के प्रोडक्ट को कैसे ई कॉमर्स पे चढ़ाऊं। तो भाई मुझे क्या होगा, ई कॉमर्स पे प्रोडक्ट चढ़ाने के लिए क्या होगा, मुझे सिखाओ। तो डिजिटल लिटरेसी इनको सिखाई जाएगी। उसके अलावा ये जो मॉल वॉल खुलते हैं तो एक सरकार का एक कानून है, राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम। ठीक है, अब इसमें क्या नियम है कि दुकान इतने बजे तक खुलेगी, इतनी महिलाएं काम कर सकती है, इस शिफ्ट में काम कर सकती है, वो मतलब वर्किंग की रेगुलेशन है। तो थोड़ा सा इन वर्किंग रेगुलेशन को भी थोड़ा सा ईज किया गया है, सिंपल किया गया है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी होगी, ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी। हर दिन 2 पॉलिसी से ज्यादा अपन हजम नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे। अगेन इसको इंप्लीमेंट कौन करवाएगा, तो हमारा इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट इसको कराता है, व्यापार और वाणिज्य विभाग इसको करवाता है, उद्योग और वाणिज्य विभाग इसको करवाता है, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स करवाते हैं। बाकी ये सब हमारे लिए काम की चीज नहीं है, एक कमेटी होती है, सब नहीं, बोल बच्चन वाली चीजें। तो इस डिपार्ट इसमें अपन को क्या याद रखना है ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी में, कि ये 7 दिसंबर से आई थी और ये कब तक चलेगी, 31 मार्च 2029 तक। कौन एलिजिबल है, माइक्रो स्मॉल ट्रेडर, फॉर एग्जाम्पल रिटेलर हो गए, होलसेलर हो गए, स्ट्रीट वेंडर हो गए। कौन एलिजिबल नहीं है, ये एलिजिबल नहीं है। एम क्या है, इनके लिए क्रेडिट सस्ता करना, मार्केट एक्सेस दिलाना। इंप्लीमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स करता है। इंसेंटिव फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मिलते हैं। फाइनेंशियल में क्या मिलते हैं भाई, इंटरेस्ट सबवेंशन कितना मिलता है, 6% मिलेगा 1 करोड़ तक के लोन पे, 4% 1 से 2 करोड़ के लोन पे एडिशनल 1% मिलेगा। CGT MSE की जो फीस लगेगी आधी वापस, ई कॉमर्स की जो फीस लगेगी 75% सपोर्ट, इंश्योरेंस की जो फीस लगेगी वो भी आपकी आधी वापस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और नॉन फाइनेंशियल में जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसमें थोड़ा रिफॉर्म करेंगे और ट्रेनिंग विनिंग आपको देंगे ई कॉमर्स के लिए। ये हो गई हमारी ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी। अब बताओ इसमें कोई डाउट है क्या किसी को, ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी जो अपने 2 पॉलिसी देख ली, डेटा सेंटर पॉलिसी और ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025। क्लियर है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे।
क्लियर है? बाकी लोग क्लियर हैं? कमेंट करके बता सकते हैं आप। दो चार बार देखोगे तो याद होगा आपको, ठीक है। थोड़ा शुरू शुरू में भारी लगेगा, सारी पॉलिसी में एक ही बातें रहेगी, बट मैंने जो आपको पहले कल की क्लास में डिटेल में समझाया था कि फाइनेंशियल इंसेंटिव किस टाइप के होते हैं, वो सब चीजें आप बार बार करोगे तो क्लियर हो जाएंगे। अब अपन पढ़ रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद जो अभी अपन पढ़ रहे थे सेक्टोरल पॉलिसी अपन पढ़ रहे थे, है ना, इन्वेस्टमेंट के अंदर। इन्वेस्टमेंट में और चीजें क्या है, ये जो इन्वेस्टमेंट अपन पढ़ रहे थे बीच में अपन ने थोड़ा सा उठा लिया था और बोला था कि बाकी सब चीजें ये सब पढ़ने के बाद कवर होगी। इन्वेस्टमेंट में और चीजें क्या है, एक तो अभी तक अपन ने क्या देख लिया, इन्वेस्टमेंट की रिप्स वाली पॉलिसी देख ली, तो अपन ये पॉलिसी वाली फ्रंट पे अपन बात कर रहे थे, इस वाले पे अपन अभी तक बात कर रहे थे। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और क्या क्या चीजें अपन अभी पढ़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए एक चीज क्या है, इन्वेस्टमेंट के लिए अपन ने देखा कि कई सारे आपके राजस्थानी भाई बंधु हैं जो व्यापार करने निकले थे, कोई कोलकाता में सेट हो गया, कोई कर्नाटका में सेट हो गया, कोई भारत छोड़ के विदेश में सेटल हो गया और वहां अच्छा करने, अच्छी टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, ठीक है। तो अपन चाहते हैं कि उनकी स्किल काम में है ना, उनकी स्किल काम में उनका पैसा राजस्थान के विकास में लगे। तो कुल मिला के क्या है, हम चाहते हैं कि वो राजस्थान में आके इन्वेस्ट करें। बट ये बात अपन सामने नहीं बोल सकते कि भाई हमें तुमसे चंदा चाहिए, तो हम थोड़ा सा उनको थोड़ा प्यार से, पोलाइट से, अलग वे में बोलेंगे कि देखो भाई, हम राजस्थानी भाई भाई, हमारा कल्चर सेम है, हमारी हिस्ट्री सेम है, हमें प्राइड लेने की जरूरत है, और इसी प्राइड को आगे बढ़ाते हुए अपने गाँव के का कर्ज चुकाने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि कुछ पैसा आप हमें दीजिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे, अपनी स्किल दीजिए, अपना जो भी चीज़ आपको आती है, जो भी ज्ञान अर्जन है वो बांटिए स्टेट के साथ। तो अपन इन्वेस्टमेंट के लिए एक चीज़ अपन ने बना रखी है ना, जो प्रवासी राजस्थानी है उनको कॉन्टेक्ट करने के लिए अपन ने राजस्थान फाउंडेशन बना रखा है। क्या बना रखा है? राजस्थान फाउंडेशन। इसका काम क्या है, सिंपल सी बात बोलो, जो भी नॉन रेजिडेंट राजस्थानी है, जो भी प्रवासी राजस्थानी है, ठीक है, जो भी राजस्थान से बाहर अदर स्टेट में रहते हैं, दूसरे देशों में रहते हैं, उनके साथ कांटेक्ट रखना। कांटेक्ट क्यों रखेंगे भाई? कांटेक्ट मेन चीज तो यही है कि इनसे अपन को लेने हैं पैसे, ठीक है। पर डायरेक्ट अपन ये बात बोलेंगे नहीं, तो अपन ये बोलेंगे कि हमें क्या करना है, हमारे जो प्रवासी राजस्थानी हैं और राजस्थान के जो लोग हैं उनके बीच संबंधों को अपन थोड़ा मजबूत कर सकें, और ताकि ये लोग हमारे राजस्थान के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान दे सकें, ठीक है। तो हम इनसे क्या चाहते हैं, इनसे योगदान लेना चाहते हैं सामाजिक आर्थिक विकास में। किसके माध्यम से? इन्वेस्टमेंट करें, नॉलेज को शेयर करें, कोई प्रोजेक्ट डालें, ये चाहते हैं। तो इसको लिए जो बॉडी, जो इंडिपेंडेंट संस्था है, उसका इंडिपेंडेंट या गवर्नमेंट जो संस्था है उसका नाम है राजस्थान फाउंडेशन। तो राजस्थान फाउंडेशन क्या है? एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाया कब था? 2001 में, 30 मार्च 2001। 30 मार्च को क्या आता है, कमेंट करके बता देना 30 मार्च को क्या आता है, क्यों अपन ने 30 मार्च को बनाया होगा। तो अपन ने 30 मार्च 2001 को राजस्थान फाउंडेशन बनाया। काम क्या है? जो प्रवासी राजस्थानी हैं उनके साथ कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश करना, उनकी दिक्कतें विक्कतें सुनना और उनको प्रमोट करना कि वो राजस्थान के आर्थिक सामाजिक विकास में योगदान दे। कैसे योगदान दे भाई? इन्वेस्टमेंट से, नॉलेज से, इस तरह से योगदान दे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जयपुर में इसका हेडक्वार्टर है। ये क्या कोई कंपनी के तौर पे रजिस्ट्रेशन है क्या? नहीं, ये एक सोसाइटी के तौर पे रजिस्ट्रेशन है। तो ये किसकी तरह रजिस्टर्ड है? एक सोसाइटी के तौर पे, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंदर रजिस्टर्ड है। इसका अध्यक्ष कौन सा होता है? राजस्थान के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में श्री भजन लाल जी इसके अध्यक्ष हैं। इसका लक्ष्य अपन ने बात कर ली। अब इसमें ऐसा समझो कि चैप्टर्स होते हैं ना। चैप्टर क्या है भाई? तो चैप्टर कुछ भी नहीं है। चैप्टर ऐसा है कि मान लो मैंने नाम दे रखे हैं, स्पेशल सेल समझ लो आप, है ना, कि ब्रिटेन के लिए, ब्रिटेन में कोई प्रवासी राजस्थानी रह रहे हैं, अमेरिका में कोई रह रहा है, ठीक है, कोई स्विट्जरलैंड में रह रहा है, कोई सिंगापुर में रह रहा है, तो उनसे रिलेशन, कोई बहरीन में रह रहा है, कोई यूए में रह रहा है, उनसे रिलेशन के लिए एक एक चैप्टर, एक एक सेल टाइप का अपन ने डेडिकेट कर रखा है। वैसे ही कोई पंजाब में रह रहा है, कोई हरियाणा में रह रहा है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई कर्नाटका में, ये ऐसे, तो इनके लिए अपन ने चैप्टर कर रखे हैं। तो पहले क्या था कि शुरू से ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते चैप्टर अपन ने बनाते गए, हर देश के हिसाब से, हर स्टेट के हिसाब से बनाते गए। तो ऐसे करके 26 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके थे। फिर अभी रिसेंटली अपन ने पहली बार अपन ने जैसे राइजिंग राजस्थान समिट हुई थी, उसका 1 साल पूरा करने के लिए फॉलोअप के लिए पार्टनरशिप कॉन्क्लेव किया था। उसी के टाइम पे अपन ने एक समिट भी कर दी थी प्रवासी राजस्थानियों से कॉन्टेक्ट करने के लिए। तो हमने जैसे प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, वैसे प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया।
प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 में अपन ने बनाया। इसमें अपन ने बोला कि 14 नए चैप्टर और खोलते हैं अपन, ठीक है। जैसे कि साउथ अफ्रीका के लिए, बहरीन के लिए, कुवैत के लिए, ये याद नहीं रखनी है ना, बस न्यूजीलैंड के लिए, कनाडा के लिए। इन डोमेस्टिक में अपन बात करें पंजाब, हरियाणा, यूपी, सिक्किम, केरला के लिए, तो टोटल अब कितने हो जाएंगे, 26 प्लस 14 चैप्टर हो जाएंगे, 40 चैप्टर हो जाएंगे। तो अपन को ये याद रखना है कि इस जो राजस्थानी फाउंडेशन है इसमें 26 चैप्टर तो फंक्शनल चलते थे, 14 नए प्रपोज हैं, ठीक है, जो अपन ने बात कर ली, ठीक है, जो अभी अनाउंस कब हुए थे, प्रवासी राजस्थानी दिवस में अनाउंस हुए थे ये चीजें। अब मैंने ये जो बताया प्रवासी राजस्थानी दिवस अपन ने पहली बार मनाया, कब मनाया, 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में मनाया, ठीक है। और इनसे क्या लेना है, इनको हमें निवेश लेना है, इनसे इन्वेस्टमेंट लेना है, इनकी नॉलेज लेनी है, ताकि राजस्थान का सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो भाई ये लोग क्यों आएंगे, तो इन लोगों की समस्याओं के लिए, हर चीजों के लिए अपन ने कुछ ना कुछ किया। तो इनके लिए एक डेडिकेटेड पॉलिसी बनाई, पहली बात तो ब्लैंक स्लाइड यार, ठीक है। इसके लिए अपन ने एक डेडिकेटेड पॉलिसी बनाई कि आप जो नॉन रेजिडेंट राजस्थानी हो, इनके लिए एक डेडिकेटेड पॉलिसी की आपको, जैसे मान लो जैसे मान लो मैं अमेरिका में रहता हूँ, मैं राजस्थान से निकला हूँ, ठीक है, मैं वापस राजस्थान आता हूँ, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 10 करोड़ रुपए, कि यार ठीक है थोड़ा वापस देते हैं, वैसे डॉलर में छाप रहे हैं तो थोड़ा सा दे देते हैं कि बूंदी में यार ये बना देना आप। अब मैं तो बोल दिया बना दिया, और सर यहाँ की जो लोकल एडमिशन है उन्होंने पैसे ले भी लिए कि हाँ साहब काम करवा देंगे, अरे बहुत अच्छा काम कराएंगे, ऐसी लाइब्रेरी बनाएंगे जो आप देखोगे नहीं। एक साल बाद में आया, लाइब्रेरी के नाम पे मुझे क्या मिला, एक कमरा बना रखा है, 2-4 किताबें पटक रखी, तो मैं डिसअपॉइंट होऊंगा। तो मेरी भी कुछ समस्याएं हैं, प्रवासियों की भी कुछ समस्याएं हैं, ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ये लोग क्या है खा रहे हैं। तो इस पॉलिसी में एक एनआरआर पॉलिसी बनाई गई, एनआरआर पॉलिसी 2025। तो उसके अलावा और भी इनिशिएटिव लिए गए। कब, फर्स्ट प्रवासी राजस्थान दिवस में क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए भाई, उसमें उसमें ऐसा बोला गया कि भाई आपको कोई भी ग्रीवेंस इस तरह की आती है तो उस ग्रीवेंस रेडियस के लिए किसको पकड़े, जिला कलेक्टर को पकड़े, किसको, तहसीलदार को पकड़े, किसको पकड़े। तो इनको बोल दिया कि एडीएम साहब को पकड़ो, आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो भी होगा आप उसको पकड़ो, वो नोडल ऑफिसर है आपके लिए, वो नोडल ऑफिसर का काम करेगा। तो नोडल ऑफिसर कौन बना दिया, एडीएम साहब को बना दिया, ठीक है। उसके अलावा डेडिकेटेड पॉलिसी तो अपन लेके आए, एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट भी बना दिया, जैसे महिलाओं के लिए महिला बाल विकास है, ठीक है, तो भाई प्रवासियों के लिए क्या, तो भाई एक डोरा बना दिया, डोर बांध देंगे भाई, परमानेंट डोर अपनी छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है, भाई भाई पैसे लेके आओ भाई भाई, ठीक है। पैसे लेने के टाइम पे भाई भाई थोड़ा सा, वैसे भी ऐसा होता है ना कि आता है, ठीक है, जब पैसा ज्यादा होता है तो बाहर रहते हो तो आता है कि थोड़ा इन्वेस्ट करें, वो अलग बात है कि अपन गरीब आदमी अपने पास पैसा नहीं है तो अलग बात है, बट आता है। तो एक डिपार्टमेंट बना देंगे, ये एक डिपार्टमेंट है जो आपके स्पेशल है, उसका नाम दे दिया डोरा, डिपार्टमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानीज अफेयर्स, डोरा। और इसी जो प्रवासी राजस्थानी दिवस था, अब इनके लिए अपने नॉलेज सीरीज चलाई, पीपीटी वीपीटी चला दी, जैसे मैं पीपीटी चला रहा हूँ कि देखो ये हमारा राजस्थान का इतिहास है, तुम भी इसी धरती से बड़े हुए हो, हम राजस्थान में ये पॉलिसी चल रही है, हम चाहते हैं हमारी नेक्स्ट जनरेशन ऐसी हो, तो थोड़ा पीपीटी से थोड़ा नॉलेज वॉलेज बांटी। ये सब कहाँ किया अपन ने, फर्स्ट राजस्थानी दिवस में किया, ठीक है। इसके अलावा एक सपोर्ट पोर्टल बनाया, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, प्रोजेक्ट चलाने हैं, नॉलेज शेयर करनी है, कहां पे करूं, कोई पोर्टल वोर्टल है, तो पोर्टल है राजस्थान डेवलपमेंट सपोर्ट पोर्टल, राजस्थान का डेवलपमेंट सपोर्ट पोर्टल। तो ये आरडीएसपी इन्होंने बनाया, राजस्थान डेवलपमेंट सपोर्ट पोर्टल, राजस्थान विकास सहयोग पोर्टल ये बनाया। तो कुल मिला के अपन इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे थे, अब इन्वेस्टमेंट में रिस्क पॉलिसी, सेक्टोरल पॉलिसी अपन ने पढ़ ली थी। अभी अपन ने बीच में ये आ गया कि और कहां से इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं अपन ने, तो अपन ने राजस्थानी फाउंडेशन को पकड़ लिया। तो राजस्थानी फाउंडेशन 30 मार्च को बनाया गया था 2001 में, ठीक है। ये क्या है, एक नोडल एजेंसी की तरह काम करती है, जिसका काम क्या है, जो प्रवासी राजस्थानी है उनसे संपर्क करना, सहयोग करना, संवाद स्थापित करना। इनको अभी रिसेंट में क्या किया अपन ने, इनके लिए एक पहली बार अपन ने प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया, ठीक है, 10 दिसंबर को अपन ने मनाया, और उसमें बैठे और क्या क्या किया उसमें अपन ने प्रवासी राजस्थानी पॉलिसी लेके आए, एक राजस्थानी डेवलपमेंट सपोर्ट पोर्टल बनाया, एक इनके लिए डोरा बनाया, एक इनके लिए एडीएम को नोडल ऑफिसर डेजिग्नेट कर दिया, ठीक है। तो जब अपन डायस्पोरा के रोल की जब अपन मेंस में लिखेंगे, आईआर के क्वेश्चन में लिखेंगे, तो भाई राजस्थान में जो डायस्पोरा है, हमारे जो दूसरे देशों में बाहर रह रहे हैं, उनका रोल बढ़ाने के लिए राजस्थान क्या कर रहा है, तो अपने लिए राजस्थान ये कर रहा है। ये तो हो गया। और इस राजस्थान फाउंडेशन में क्या है, 14 नए चैप्टर और अपन ने जोड़े इसी फर्स्ट प्रवासी दिवस में, 26 पहले थे, 14 और अपन ने नए प्रपोज कर लिए, ये चीज हुई है। अब ये जो
राजस्थानी पॉलिसी अपन ने लॉन्च करी, इसके 5 पिलर हैं। अब 5 पिलर कौन कौन से हैं पहले ये समझो, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई पॉलिसी है। ए फॉर क्या है, एक्सिलरेट, बी फॉर ब्रिज, सी फॉर सेलिब्रेट, डी फॉर ड्राइव, ई फॉर इंश्योर। एक्सिलरेट क्या, आपके जो पैसा आ रहा है आने दो, स्पीड से आने दो, एक्सिलेट करो। आपका जो एनआरआर का जो इन्वेस्टमेंट है, जो नॉन रेसिडेंट राजस्थानी उनका इन्वेस्टमेंट आने दो, और गवर्नमेंट जो सपोर्ट इनको देती है उसको एक्सिलेट करो, ठीक है। उसके अलावा ब्रिज, ब्रिज का मतलब क्या, एक सेतु। सेतु कैसे कि दोनों के बीच में सेतु क्या बनेगा, तो सेतु बनाने के लिए है कि हम बीच बीच में मिलते रहें, कोई इवेंट्स करवाते हैं, जैसे ये इवेंट करवाया वैसे और इवेंट करवाते रहेंगे, ठीक है। आउटरीच प्रोग्राम करें ताकि इनसे हमारे कनेक्शन बने रहें। सोशल मीडिया से अपन ने कभी वर्चुअल मीट कर ली, ठीक है, सीएम साहब ने वर्चुअल मीट कर ली, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रिज का काम करना। सेलिब्रेट करना है, अब दोनों मिलके क्या सेलिब्रेट करेंगे, एनआरआर वाले और अपन लोग क्या सेलिब्रेट करेंगे, एनआरआर वाले और अपन मिलके क्या सेलिब्रेट करेंगे, अपन सेलिब्रेट क्या करेंगे, राजस्थानी इतिहास सेलिब्रेट करेंगे, हमारा कल्चर ऐसा, हमारे फेस्टिवल ऐसे, हमारा, तो ये हम सेलिब्रेट करेंगे। ए बी सी डी ई, डी फॉर ड्राइव, डी फॉर इनको ड्राइव करना, थोड़ा और मोटिवेट करना कि आओ भाई फिलोंथ्रोपिक कंट्रीब्यूशन करो, थोड़ा पैसा दो, एजुकेशन में दो, हेल्थ में दो, टूरिज्म में दो, थोड़ा पैसा जेब ढीली करो, इतना कमाए हो थोड़ा राजस्थान को वापस दो। वो अलग बात है, बेचारों सबने अपनी अपनी मेहनत की है, पर अपन अपने भाइयों से ही मांगेंगे, ठीक है, तो अपना है कि भाई थोड़ा सा पैसा दो। ई फॉर इंश्योर, अब पैसा दे दिया तो भाई उस पैसे का ढंग से यूज भी हो, तो ग्रीवेंस रिड्रोसल होना चाहिए, इनके जो भी शिकायत निवारण है वो होने चाहिए। तो शिकायत निवारण हो, उत्तरदायी प्रशासन की हमें देना है। तो 5 फोकस है, तो 5 पिलर क्या है एनआरआर पॉलिसी, जो अपन ने फर्स्ट प्रवासी राजस्थानी दिवस बनाया उस पर एनआरआर पॉलिसी अपन ने करी। इसके 5 पिलर क्या है, हिंदी में भी एक्सिलरेट ही लिखोगे, एक्सिलरेट, ठीक है, वही ब्रिज, ठीक है, वही सेलिब्रेट, है ना, देवनागरी में लिख लेने, ठीक है। तो 5 है, ए एनआरआर पॉलिसी के ए बी सी डी ई, बस ये याद रख लो। ए फॉर एक्सिलेट, एक्सिलेट मतलब स्पीड से बढ़ाओ, क्या क्या बढ़ाओ, गवर्नमेंट के जो सपोर्ट मिल रहे हैं, इनका जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है आने दो आने दो, ठीक है। बी फॉर ब्रिज, इनके बीच में आउटरीच प्रोग्राम करो, कैसे अपन और अच्छा कर सकते हैं, दोनों के बीच में तालमेल बढ़े। सेलिब्रेट करो, डी फॉर ड्राइव करो, और ई फॉर इंश्योर करो, इनकी कोई भी सारी जो समस्याएं आ रही है उनको दूर करो। तो ये 5 पिलर है। तो ये ऐसा करके अपन ने राजस्थानी फाउंडेशन एक बीच में इन्वेस्टमेंट के लिए एक टॉपिक है, ठीक है, इसको भी अपन ने कवर कर लिया कि राजस्थानी फाउंडेशन क्या है। तो किसी को राजस्थानी फाउंडेशन में कोई दिक्कत, कितने चैप्टर है, 26 प्लस 14 प्रपोज हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट कब मनाया गया था, फर्स्ट ये जो अपना पढ़ा, फर्स्ट प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाया गया, 10 दिसंबर 2025, कहाँ पे, जयपुर में। और अगर मैं बात करूं इसकी थीम भी इसकी ट्रिपल सी करके है, इसकी थीम है ना, कनेक्ट, कोलैबोरेट और कंट्रीब्यूट, ऐसे करके इसकी थीम है, CCC, ठीक है। ये इसकी ट्रिपल सी इसकी थीम है, कनेक्ट, कोलैबोरेट और कंट्रीब्यूट, ठीक है, ये इसकी थीम थी। तो ये अपन ने बनाया था। कोई दिक्कत, कोई डाउट है किसी को, क्लियर है यहां तक, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो राजस्थानी फाउंडेशन क्या है भाई, राजस्थान फाउंडेशन क्या है, कौन होते हैं इसके अध्यक्ष, सीएम साहब होते हैं। काम क्या है इसका, काम यही है एनआरआर के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करना। और ये कैसे करते हैं, चैप्टर्स होते हैं, 26 पहले थे, 14 और पापा ने प्रपोज कर लिए हैं, ठीक है। आगे बढ़े, तो अभी अपन जो पढ़ रहे थे, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर अपन ने देख लिया था। इसके बाद अपन इन्वेस्टमेंट पे आए थे। इन्वेस्टमेंट में अपन ने पॉलिसी रिप्स देखी थी, सेक्टोरल कुछ कुछ पॉलिसी अपन ने देखने की कोशिश करी। अभी इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए अपन ने राजस्थान फाउंडेशन अपन ने देख लिया, ठीक है। क्लियर है राजस्थान फाउंडेशन क्या है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब और इन्वेस्टमेंट के लिए अपन क्या कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए अपन कुछ डेडिकेटेड इवेंट भी करते हैं कि भाई एक इवेंट ऐसा मेला टाइप का ऐसा लगाओ और ऐसे पिक्चर दिखाओ राजस्थान की, इतनी पॉलिसी पे पॉलिसी फेंक मारो, ठीक है, इन्वेस्टर के मुंह पे कि देखो हमारे यहाँ पे इतना सपोर्ट मिलता है, ये सपोर्ट मिलता है। कहाँ वाइब्रेंट गुजरात में जा रहे हो, कहाँ वहाँ जा रहे हो, राजस्थान में आओ, यहाँ आके इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो हम ऐसा डेडिकेटेड इवेंट भी करते हैं।
तो उस समिट को अपन ने करवाया, उसका नाम है राइजिंग राजस्थान समिट, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, जो 2024 में अपन ने करवाई 9 से 11 दिसंबर के बीच में। कहाँ पे करवाई? जो जयपुर एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर है, जेईसीसी सीतापुरा में करवाते हैं, सबने देखा भी होगा, वहां पे अपन करवाते हैं। अब ये जो राइजिंग राजस्थान समिट हुई, क्या? इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए। अब ये ज्यादा अभी के लिए काम की इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये उस टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समिट थी। इसमें क्या कर रहे थे? वही चीज है कि हमें इन्वेस्टमेंट लेके आना है, तो उनको थोड़ी सी राजस्थान की पिक्चर थोड़ी सी बड़ी दिखाएंगे, ठीक है, कि हमारे पास ये चीजें हैं। तो इसी थीम पे बहुत सारी चीजें हुई थी। तो पहले तो ये इवेंट कब हुआ था? ये इवेंट हुआ था 9 से 11 में, ठीक है। इवेंट करवाया किसने था? तो ये इवेंट करवाया था गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, संवर्धन के लिए जो स्पेशल बॉडी है उसका नाम है ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। उसके अलावा रिको ने और सीआईआई है जो पार्टनर था। तो राजस्थान के तो 3 हैं, रिको, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है खुद, और ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। इन्होंने ये इवेंट करवाया। थीम क्या थी? रेप्लीट रेस्पॉन्सिबल रेडी, ठीक है, ये थीम थी। क्या करना है इसमें अपन को वही करना था कि हम राजस्थान को क्या बना सकें, जो इन्वेस्टमेंट अपन चाहते हैं, और हमारा जो गोल है कि 350 बिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी हो 2029 तक, है ना, वो अपन फुलफिल कर सके। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट अपन को बढ़ाना। तो राजस्थान को अपन चाहते थे कि ये फेवरेट डेस्टिनेशन हो इन्वेस्टमेंट का। तमिलनाडु के ग्लोबल मीट छोड़ के जाओ, वाइब्रेंट गुजरात छोड़ के जाओ, ले दे के तुम्हें इन्वेस्ट कहाँ करो? यहाँ। तो ये समिट अपन ने यहाँ पे करी थी। अब इस समिट में अभी इतना काम की चीज नहीं है कि अपन इसमें सारी चीजें याद रखें कि भाई कितनी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया क्या, पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि भाई 32 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, 17 पार्टनर कंट्रियां थी, बस, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। क्या क्या इस समिट के अंदर हुए थे, ठीक है। इन्वेस्टर बुला लिए। अब थीम वाइज अपन ने सेशन करवाया। ये थीम वाइज सेशन अपन ने करवाया कि भाई ये इन 13 थीम पे हम इन्वेस्टमेंट आपसे चाहते हैं, और हम एग्रीकल्चर में हमारे पास पॉलिसीज ये हैं, हम ये सपोर्ट कर रहे हैं, और अब बताओ। ऐसे अपन ने पीपीटी बना के गए और इनको दिखाई। सस्टेनेबल माइनिंग के लिए दिखाई, ऐसे टूरिज्म के लिए दिखाई, स्टार्टअप के लिए दिखाई, ऐसे दिखाई। तो 13 थीमेटिक अपन ने सेशन करवाए। एक बात तो ये, एक थीम पे करवा दी कि इस थीम में आप इन्वेस्ट करो, ये हमारा वो है, पीपीटी चला के दिखा दी। एक अपन ने क्या किया, कंट्री स्पेसिफिक इजराइल को बोला कि देखो भाई, है ना, जो भी कंट्री स्पेसिफिक है, तो 8 कंट्री को पकड़ा अपन ने। किसको पकड़ा वो काम की चीज नहीं है, कंट्री स्पेसिफिक भी अपन ने सेशन कराया कि भाई तुम्हारी जो एक्सपर्टीज है, तुम यहां पे इन्वेस्ट करोगे तो बेटर रहेगा। जैसे इजराइल वालों को बोला होगा कि भाई तुम्हारी एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो यहाँ पे तुम इन्वेस्ट करो, ठीक है। उसके अलावा मैंने अभी बताया प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव, ये उस टाइम पे पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस नहीं, प्रवासी राजस्थानियों को जब पहली बार बुलाया था, वो थोड़ा उनको भी प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव पहली बार मिले जुले बैठे। अगले साल उनको क्या कर दिया, प्रवासी राजस्थानी दिवस बना दिया, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ ज्यादा काम के नहीं है। जो ज्यादा चीज अपन को काम की रखनी है वो है कि 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए। उनसे अपने थीम दिखाए, पीपीटी दिखाई, उनको बोला, उनको बाटले में उतारा कि भाई देखो ऐसा ऐसा इन्वेस्टमेंट करो, ये फायदे हम पॉलिसीज के थ्रू देते हैं, हमारी ये पॉलिसीज चल रही है, हमारी ये स्ट्रेंथ है, हम ऐसा हब बनना चाहते हैं, सब छोड़ो, यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। और एमओयू साइन किए, भाई एग्रीकल्चर में 5 लाख करोड़ यहाँ कर दो। किसी अडानी, ये सॉरी, किसी दूसरे इन्वेस्टर ने ये बोला होगा, किसी अडानी जी ने ये बोला होगा, अंबानी जी ने ये बोला होगा, किसी ने क्या बोला होगा, वो सब क्या है, इन्वेस्टर है। तो ऐसे एमओयू साइन हुए कि हम यहाँ पे सोलर पावर प्लांट लगाएंगे, हम यहाँ पे एग्रीकल्चर ये फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे, हम यहाँ पे ये करेंगे, हम यहाँ पे ये करेंगे, ऐसे करके 35 लाख करोड़ के एमओयू अपन ने साइन किए। तो अपन को फाइनल जो याद रखना है, राइजिंग राजस्थान समिट में कब हुई थी भाई? 9 से 11 दिसंबर को हुई थी, जयपुर में हुई थी। थीम क्या थी? रिप्लीट रेस्पॉन्सिबल रेडी, ये थीम थी। उसके अलावा इसका गोल क्या था? गोल वही कि वैश्विक स्तर पे जो निवेश का जो गंतव्य स्थान है उसके रूप में राजस्थान को प्रमोट करना, कि भाई यहीं आके इन्वेस्ट करो, कहाँ इधर उधर सिंगापुर भाग रहे हो, कहाँ बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ आके करो, ठीक है, और यहाँ आके भी राजस्थान में करो। ये चीज अपन को प्रमोट करनी थी। अब ये कितने सेशन हुए क्या, ये अपने काम की चीज नहीं है। अपन को बस ये याद रखना है कि 35 लाख करोड़ के एमओयू अपन ने साइन करे हैं, ताकि इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट अपन ने करी है। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का एक तरीका ये भी है कि अपन सिग्निफिकेंट इवेंट करवाते हैं। इनको बोलते हैं कनेक्ट इन्वेस्टर मीट बोलते हैं इनको, कनेक्ट इन्वेस्टर मीट, ठीक है, ये अपन इनको बोलते हैं। तो ये भी अपन ऑर्गेनाइज करवाए। अब इसके बाद ये जो अपन ने करवाई, तो इसका एक फॉलोअप भी लिया।
अब जनरली क्या होता है ना, सब ताओ ताओ में साइन करके तो चले जाते हैं, एमओयू साइन करके चले जाते हैं। जब ग्राउंड लेवल पे पैसे देने की बात आएगी, प्रोजेक्ट लगाने की बात आएगी, फैक्ट्री लगाने की बात आएगी, तो सब थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो एमओयू साइन हुए धरातल पे उतरे, तो एक फॉलोअप होना चाहिए। ठीक है, तो फॉलोअप अपन ने इस बार क्या कि इस बार अपन फॉलोअप लेंगे। पहले भी सबमिट हुई थी, 15 में भी हुई थी, सब सबमिट होती रहती है। तो फॉलोअप का इवेंट रखा कि भाई 1 साल बाद वापस मिलेंगे। तो ये जो भी पार्ट, ये जो समिट अपने राइजिंग राजस्थान समिट पड़ी 2009 से 11 दिसंबर 2024 में, इसका फॉलोअप 1 साल बाद किया। तो ये भी लगभग 11-12 दिसंबर, वही 10-11-12 के आसपास होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? वही जयपुर में होता है, फॉलोअप इवेंट होता है, जयपुर में होता है। ठीक है, और इसी में अपन वो मनाते हैं प्रवासी राजस्थानी दिवस। तो बस इतना सा याद रखना है कि फॉलोअप कॉन्क्लेव हुआ था इसका, ये चीजें। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अपन पढ़ रहे थे, इसमें से ये पॉलिसीज वाले पार्ट अपन ने पढ़ ली। ठीक है, अदर सारे जितने, ये राइजिंग राजस्थान अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, इसमें से अपन ने फाउंडेशन ये वाली चीज पढ़ ली, और अदर जो सारी चीजें हैं मैं धीरे धीरे जब और टॉपिक आएंगे उनमें कवर होते जाएंगे, ये सब इसके अंदर कवर होते जाएंगे। लास्ट में एक फाइनल वापस इसको देख लेंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अपन ने पढ़ लिया था कि अब कनेक्टिविटी के लिए क्या किया जा रहा है राजस्थान में। इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया, इन्वेस्टमेंट देख लिया, 1 2। अब अपन आते हैं कनेक्टिविटी के लिए राजस्थान में क्या किया जा रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? तो अभी तक अपन ने क्या देख लिया? एक डेटा सेंटर पॉलिसी देख ली। तो डेटा सेंटर पॉलिसी का हल्का फुल्का याद, 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, 300 मेगावाट कैपेसिटी के डेटा सेंटर्स बनाने हैं, 5 डेडिकेटेड पार्क बनाने हैं, ये चीजें होंगी। फाइनेंशियल बेनिफिट में अपन ने देख लिया कि सनराइज सेक्टर का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, उसके अलावा स्किल में खर्चा आएगा, उसका भी आपको 50%, ग्रीन इंसेंटिव 50% आपको वो हो जाएगा। तो ये वाली चीज भी देखिए। फ्लोर एरिया रेशियो 3.5 अपन कर देंगे। कैपिटल सब्सिडी देख लिए अपन ने, कितने देते हैं? 10 से 20% देते हैं। और टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव देख लिए, 1.4 से 2% के आसपास मिलता है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट सब्सिडी मिलती है 7 सालों के लिए। जो सरकार का टैक्स होता है वो 75% आपको माफ कर देंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की 7 साल के लिए छूट होती है, मंडी ड्यूटी माफ होता है। ये सब उसके अपन ने देखें। डेटा सेंटर के बाद अपन किस पे गए? ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी पे गए। ट्रेड मतलब जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए कैसे अपन क्रेडिट ईज कर सकें। तो इसमें 3-4 फाइनेंशियल मोटे मोटे काम के थे कि भाई दुकान खोलनी है तो लोन चाहिए, लोन चाहिए तो लोन पे गारंटी देगा, गारंटी चाहिए साथ साथ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, इंश्योरेंस के साथ साथ ई कॉमर्स भी अपन को करना है। तो 4 प्रोविजन होते थे जो अपन ने देखे। गारंटी की फीस आपकी आधी वापस, ई कॉमर्स का 75% आपको सरकार की तरफ से मिल जाएगा, और इंश्योरेंस के भी 50% फीस आपको वापस मिल जाएगी प्रीमियम की। और जो लोन है, लोन 1 करोड़ का होगा तो 6% छूट मिल जाएगी, 1 से 2 करोड़ का होगा तो 4% मिल जाएगी। आप SC/ST महिला दिव्यांग हो तो 1% आपको एडिशनल मिल जाएगा। उसके अलावा शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, उसमें कुछ रिफॉर्म अपन करेंगे। और सबका डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के। उसके बाद अपन गए राजस्थानी फाउंडेशन में कि कब बनाया राजस्थानी फाउंडेशन? तो भाई 30 मार्च 2001 को अपन राजस्थानी फाउंडेशन बनाया। ठीक है, उसका काम है, उसमें कुछ चैप्टर्स होते हैं, 26 पहले थे, 14 और कर दिए। कब? प्रवासी राजस्थानी दिवस में। जो पहले अपने प्रवासी राजस्थानी पहले तो राजस्थानी कॉन्क्लेव बनाया, जो अपने सबमिट करी राइजिंग राजस्थान, उसमें प्रवासी राजस्थानी को बुलाया, उनसे भी इन्वेस्टमेंट लेने थे। तो वो तो नॉर्मल कॉन्क्लेव कर लिया, बैठ गए, उनके साथ मिल गए। अगले साल जब उनका अपने फॉलोअप कर रहे थे, उसी टाइम पे अपने प्रवासी राजस्थानी दिवस बना दिया। और वही था अपना 10 दिसंबर को जो हुआ, 10 दिसंबर 2025 को। उस दिवस में अपन ने क्या किया? 14 तो नए चैप्टर अनाउंस कर दिए, एक डोरा बना दिया, एक राजस्थान डेवलपमेंट सपोर्ट पोर्टल बना दिया। ठीक है, एक एडीएम को नोडल ऑफिसर बना दिया। ठीक है, एक एनआरआर पॉलिसी लेके आ गए, जिसके 5 कंपोनेंट होते हैं। कौन से? ABCDE। एक्सीलेट, B फॉर ब्रिज, C फॉर सेलिब्रेट, D फॉर ड्राइव, E फॉर इंश्योर। ये अभी तक अपन देख चुके हैं। उसके बाद रिसेंटली अपन ने क्या देखा? अभी राइजिंग राजस्थान समिट अपन ने देखी, जिसका बस ये याद रखना कि 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे, और उसका एक फॉलोअप इवेंट अभी लास्ट ईयर अपन ने जयपुर में मनाया। ठीक है, इतनी सी बात अपन को याद रखनी है। अब अपन चलते हैं इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी के लिए क्या क्या चीजें हो रही है। इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी के लिए क्या क्या हो रहा है मैं पहले ही बता चुका हूं आपको क्या हो रहा है। ठीक है, एक DMIC, सबसे पहले तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर समझो आप। ठीक है, ये एक फ्रेट कॉरिडोर है, एक रेलवे का गलियारा है, जहां पे ओनली मालगाड़ियां चलेंगे। ठीक है,
डेडिकेटेड है वेस्टर्न साइड में, ऐसे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी है, अपन को वो ईस्टर्न वाला ईस्टर्न से पार्ट से जाएगा, वेस्टर्न वाला अपने राजस्थान से गुजर रहा है। एक तो ये जाता है, इसके दोनों साइड कितना 150-200 के आसपास, 150 ऑफिशियल लिखा होता है, 150-200 पर ऐसा नहीं कि फिक्स 150 151 किलोमीटर पे बंद कर देंगे, अरे भाई ऐसा नहीं, 150-200 किलोमीटर के आसपास अपन दोनों साइड पे औद्योगिक गलियारा बनाते हैं, जो उस बड़े प्रोजेक्ट का नाम है DMIC, और सबसे पहला यही प्रोजेक्ट था। अब ऐसे धीरे धीरे 11 प्रोजेक्ट भारत में चल रहे हैं, जो भी अपन ने बात करी थी। तो एक तो है हमारे यहाँ पे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उसके इर्द गिर्द क्या है, DMIC गलियारा है, ठीक है, तो दूसरा हो गया DMIC। अब DMIC है तो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इसी के पैरेलल एक एक्सप्रेसवे भी जाता है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी जाता है। तो अपन देखते हैं पहला तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, पश्चिम समर्पित माल ढुलाई गलियारा, कि ये कहां से कहां जाता है। पहले तो भाई तो ये दादरी से स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये JNPT जो दिख रहा है अपना जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वाला जो दिख रहा है, ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है, दादरी से स्टार्ट होके ये यहाँ तक जाएगा, और इसके इर्द गिर्द अपना DMIC का इन्फ्लुएंस अपन को देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका जो इस कॉरिडोर का आप देखोगे तो पूरा कॉरिडोर आपको जो दिख रहा होगा, इसमें से ये जो पार्ट जो अपने जो राजस्थान के अंदर है, ये इस पूरे प्रोजेक्ट का 39% है। तो 39% वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हमारे यहाँ पे गुजरता है, और ये कितने डिस्ट्रिक्ट से पास होता है, ये लगभग 28 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है। तो ये इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आएंगी वो कितने आएंगी, 28 डिस्ट्रिक्ट। तो ये अपन को याद रखना है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है उससे 28 डिस्ट्रिक्ट पास होती है, 39% होता है। सेम चीज DMIC के साथ है। एक तो ये सिंपल सी बात याद हो गई कि, और ये इसकी पूरी लंबाई कितनी है, 1504 किलोमीटर, जिसमें से 39% हमारे यहाँ पे है, और दादरी से JNPT को कनेक्ट करता है। बस इतना सा अपन को याद रखना है। उसके बाद DMIC है, तो DMIC मैंने बता दिया, इसका काम क्या है, वही जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होता था, दादरी से कहां तक था, हमारा मुंबई का जो पोर्ट था जवाहरलाल नेहरू, उस पोर्ट के बीच में मेगा औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर गलियारा बनाना है ना, मेगा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर बना, इसके इर्द गिर्द इंडस्ट्री डेवलप हो। तो अपन ने बात करी थी कि दोनों साइड कितने बैंड ले लेंगे अपन, 150 किलोमीटर का बैंड ले लेंगे, और फ्रेट कॉरिडोर के इर्द गिर्द इंडस्ट्री डेवलप होगी। 6 स्टेट इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से स्टेट होंगे, देखो फोटो देखो, फोटो आप देखोगे तो कौन कौन से स्टेट हो रहे होंगे, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, MP, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसमें 6 स्टेट आते हैं। कौन से कितने स्टेट आते हैं, 6 स्टेट आएंगे, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, MP, गुजरात, महाराष्ट्र। अब इसके डिफरेंट नोड है, 22 या 24 नोड है DMIC के, मतलब ये 6 राज्यों में 24 ऐसी जगह को अपन डेवलप करेंगे। राजस्थान में से 5 जगहों को डेवलप करेंगे, मैंने आपको एक बार बताया था, शुरू की क्लास में बताया था। उनमें से 2 जो नोड हैं जिनका डेवलपमेंट हो रहा है, उनका नाम है खुशीखेड़ा भिवाड़ी निमराना निवेश क्षेत्र और जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, JPMIA, जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया, खुशीखेड़ा भिवाड़ी निमराना इंडस्ट्रियल रीजन, ये इनको अपन डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब इनके डेवलपमेंट के लिए एक ब्लैंक स्लाइड छूट गई है, एक ब्लैंक स्लाइड ऐड कर देता हूं मैं। इनके डेवलपमेंट के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें एक स्पेशल होता है, एक मैंने आपको टर्म बताई थी, याद आ रहा हो तो आपको, तो क्या है प्रोजेक्ट, क्या है पहले तो ये हमारा भारत देश है, ठीक है, ठीक है, रफ मैप है, ठीक है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ से एक वेस्टर्न साइड में अपन ने क्या बना दिया, एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना दिया, जो अपना यहाँ तक JNPT तक मिलेगा, ये यहाँ तक मिलेगा, ये यहाँ तक मिलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। कितने स्टेट में पास हुआ, 6 स्टेट में। कितना परसेंट, 1504 इसकी किलोमीटर है, इसमें से 39% हमारे राजस्थान में है, और 28 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है। इसके चारों दोनों ओर अपन 150 किलोमीटर के अपन इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक खुशीखेड़ा भिवाड़ी निमराना, मतलब
एनसीआर के पास वाला, एक जोधपुर पाली मारवाड़ वाला, ठीक है, यहाँ पे नोएडा भी मिलेगा, ठीक है। ये सब अपन डेवलप करें, नोएडा से अपन को मतलब नहीं है, अपने लिए काम की चीजें हैं। जैसे यहाँ पे ढोलेरा भी मिलेगा गुजरात के अंदर, वडोदरा भी मिलेगा, वो हमारे लिए 5 ऐसे हैं, उनमें से 2 को अपन प्रायोरिटी में डेवलप करें, खुशीखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना इंडस्ट्रियल रीजन, और ये JPMIA जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया, इन 2 को अपन डेवलप कर रहे हैं, ये चीजें। तो इनको बोलते हैं नोड। तो DMI से दोनों साइड 150 किलोमीटर का गलियारा है, तो 6 स्टेट से ये पास होता है। अब इनको एक स्पेशल अपने राजस्थान में जो नोड है, जो दोनों नोड है, इनको डेवलपमेंट करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया, कि मतलब एक अपन ने एक संस्था बना दी जिसका काम क्या है, इनके डेवलपमेंट को देखना। उसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेशल पर्पस, विशेष प्रयोज्य, स्पेशल पर्पस के लिए कोई वाहन मतलब कोई संस्था, कोई इंस्टीट्यूशन जो देख रहा है, उसका नाम है रिडको, राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राजस्थान औद्योगिक गलियारा विकास निगम रिडको। आप तो बस रिडको याद रखो, ठीक है, ये चीज है। अगर अपन DMIC की हिस्ट्री की बात करें, DMIC का प्रोजेक्ट, तो मैंने आपको याद आ रहा हो तो 2006 में ये प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ था, जापान के साथ अपना MOU साइन हुआ कि भाई हम ऐसा एक औद्योगिक गलियारा अपन बनाना चाहते हैं। तो जापान ने सहयोग दिया, लोन वोन दिए, ठीक है, और अपन ये गलियारे के लिए एग्री हुए। और फिर बाद में पहला प्रोजेक्ट मेगा टाउन, ये मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का अपना जो प्रोजेक्ट बना वो बना DMIC। फिर अपन को समझ में आया इस DMIC के लिए, ये तो पूरा DMIC में जितने भी नोड हैं उनमें अलग अलग सिटी जो डेवलप हो रही है, तो सबका ध्यान रखने के लिए एक डेडिकेटेड SPV बनाओगे। फिर राजस्थान में स्पेशल ध्यान रखने के लिए फिर उनके भी कुछ SPV बने होंगे स्पेशल पर्पस, तो वो भी है। तो ऐसे फिर धीरे धीरे, ये तो 2006 का प्रोजेक्ट है, ऐसे बाद में 11 बड़े प्रोजेक्ट भी आए, जो मैंने आपको उस क्लास में बताया था कि इस प्रोजेक्ट को नाम दे दिया गया नेशनल इंडस्ट्रियल नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। पहले ये नाम नहीं था, पहले DMIC था, पर अब DMIC जैसे 11 और कर दिया और प्रोजेक्ट का नाम बदल के क्या कर दिया, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ठीक है, तो जिसमें 11 बन रहे हैं, इसके लिए एक नोडल एजेंसी बना दी, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मतलब एक स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब जैसे दिल्ली मुंबई फ्लैगशिप है, सबसे पहले यही आया था। उसके अलावा और क्या है, उसके अलावा और जो आपको फेमस मिलेंगे, अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर, ये देखो, ये जो कॉरिडोर है, ठीक है, ये क्या है, अमृतसर कोलकाता, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे हैदराबाद नागपुर, ये हैदराबाद नागपुर, ठीक है। उसके अलावा ये अपना है DMIC वाला, ठीक है। तो ऐसे ये कॉरिडोर है, ठीक है। तो ये नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट हुआ और इसमें 11 है, उसमें से सबसे फ्लैगशिप कौन सा है, DMIC, जो अपने राजस्थान में से गुजरा है, बाकी नहीं गुजरे, पर मैंने आपको कंटेस्ट आ गया तो बता दिया। तो शुरू में DMIC 2006 में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ये सारे 11 अपने स्टेट है, तो 11 काम के नहीं है, पर DMIC अपने लिए काम का है। तो DMIC के अगर इतिहास की बात करूं तो ये 2006 में भारत और जापान सरकार के MOU के बीच में हुआ, और इसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल अपन ने बाद में बनाया, जो हमें काम पे याद रखना। हमें जो काम को याद रखना है कि राजस्थान में जो नोड बन रहे हैं उनके लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल का नाम क्या है, रिडको, ये हमें जरूर याद रखना है, ठीक है। अब जैसे इसमें ये नोड बन रहे हैं, जैसे कि ढोलेरा रीजन हो गया, ठीक है। उसके अलावा है ना, ये नांगल हो गया हरियाणा में, दादरी हो गया यूपी में, नोएडा हो गया यूपी में, ये सब हो रहे हैं डेवलप, अपन को याद नहीं रखने हैं, काम की चीजें अपने लिए नहीं है, अपन को बस DMIC याद रखना था, जो अपन ने याद रख लिया कि भाई DMIC क्या है, तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। क्या, तो भाई वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है, उसके दोनों तरफ 150 किलोमीटर जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट होगा, उसको DMIC बोला जाता है। अब इसमें अलग अलग नोड होते हैं, राजस्थान में 5 नोड आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनमें से 2 को अपन डेवलप कर रहे हैं, खुशीखेड़ा भिवाड़ी निमराना इंडस्ट्रियल रीजन, और जयपुर, ये जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया, इनको अपन डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये कनेक्टिविटी को बढ़ाता है, जोधपुर ये दादरी से चलेगा JNPT तक चलेगा, तो ये कनेक्टिविटी हमारी बढ़ गई, फ्रेट कॉरिडोर बढ़ गया। और पैरेलल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी जाता है, तो यहाँ पैरेलल एक आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी मिलेगा, एक पैरेलल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और एक इधर अपन देख रहे थे, याद आ रहा हो तो, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, वो भी गुजरता है। तो ये सब कनेक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो कनेक्टिविटी की मैं बात करूं, कनेक्टिविटी कैसे बढ़ती होगी, एक ब्लैंक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं अपन समझाने के लिए, ठीक है। कनेक्टिविटी के लिए क्या क्या होता होगा,
कनेक्टिविटी के लिए रेल होती है, रोड होते हैं और एयर रूट होता है। तो रेल के लिए वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और इसके चारों में जो गलियारा डेवलप हो रहा है वो है डीएमआईसी। ठीक है, रोड में अपन ने देखा था कि अपन सेकंड लार्जेस्ट रेलवे रोड नेटवर्क में आते हैं। एयर के लिए क्या है, एयर के लिए मैंने आपको बताए थे, ठीक है, कि एयर के लिए हमारे पास एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, मतलब जो भी एयर का कार्गो भेजना है वो जयपुर एयरपोर्ट पे पहले से चलता है। उसके अलावा अपने ड्राई पोर्ट भी बनाए जिनको इनलैंड कंटेनर डिपो बोलते हैं। ड्राई पोर्ट, ड्राई पोर्ट का कंसेप्ट मैंने समझाया था कि जैसे कि मान लो ये भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा है और ड्राई पोर्ट अपने राजस्थान में 3 जगह पे है, जयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर। ठीक है, तो जैसे मान लो भीलवाड़ा में कोई कपड़े की फैक्ट्री है, तो वो कपड़े की फैक्ट्री है और उसको यहाँ पे मुंबई पोर्ट में एक्सपोर्ट करना है। तो एक तो उपाय है कि सीधा यहाँ से कपड़े जाए मुंबई पोर्ट पे और फिर वहां से वही 2 घंटे तक शिप खड़ा हुआ है, सामान खड़े हुए हैं, क्लियरेंस हो रही है, ये चीजें हो रही है, टाइम लग रहा है। एक बीच में एक पोर्ट बना दूं मैं, वहां पे जितने भी सारे फॉर्मेलिटी होनी है वो वहीं पे हो जाए और फिर यहाँ से माल सीधा चला जाए और सीधा एक्सपोर्ट हो जाए। तो ऐसे पोर्ट को अपन बोलते हैं ड्राई पोर्ट, क्योंकि वो पानी के पास नहीं है, समुद्र के पास नहीं है। तो वो ऐसे अपन ने राजस्थान में बना रखे हैं, जयपुर, भीलवाड़ा और जोधपुर में। तो हमारे पास राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा में ड्राई पोर्ट अपने देखने को मिलते हैं। ये चीज है, ये हो गई हमारी कनेक्टिविटी। अब अपना चैप्टर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो कनेक्टिविटी में 3 चीजें याद रखनी है कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, डीएमआईसी प्रोजेक्ट चलता है और इनलैंड कंटेनर डिपो हमारे यहाँ पे है बढ़ाने के लिए। तो जब भी आप कोई सा भी इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट लिखोगे, ठीक है, या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करोगे, किसी भी पॉलिसी की बात करोगे, उसमें अपन कनेक्टिविटी की जरूर बात करते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में जब बोलते हैं कनेक्टिविटी, वो हमारी एक स्ट्रेंथ होती है। आप कितना ही सामान बना दो लेकिन आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो दूसरे स्टेट में या बाहर के देश में, तो वो कनेक्टिविटी किसी काम की नहीं है। तो हम कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं। तो कनेक्टिविटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं हमारे पास कनेक्टिविटी अच्छी है, क्योंकि डीएमआईसी का लगभग 40% हिस्सा हमारे राजस्थान में गुजरता है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है? आज थोड़ी बोरिंग क्लास है, ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? क्लियर है? क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ रहे थे, ठीक है, इसमें से अपन ने इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया, कनेक्टिविटी देख लिया, इन्वेस्टमेंट अपन ने देख लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं एमएसएमई के लिए हमारे राजस्थान में क्या है। पहले तो एमएसएमई होती क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है क्या। तो मैं किसको माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बोलूं, ठीक है, और किसके मैं बोलूं, तो एक क्राइटेरिया होना चाहिए। तो इसके लिए क्राइटेरिया है, जो लेटेस्ट क्राइटेरिया है एमएसएमई क्लासिफिकेशन का, वो हमें याद रखना है। बट जैसे एमएसएमई पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमारे पास कुछ फोल्डर मटेरियल होना चाहिए कि भाई इंट्रोडक्शन के लिए, कंक्लूजन के लिए क्या होना चाहिए। तो भाई इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट दे दूं कि जो ये छोटे उद्योग होते हैं, एमएसएमई जो इंडस्ट्रीज होती हैं, हमारे राजस्थान की जो जीडीपी है, राजस्थान की जो जीडीपी है, जीएसडीपी, उसका 25% कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारे राजस्थान में लगभग 21 लाख जॉब को जनरेट करते हैं। ठीक है, और लगभग 92 लाख लोगों को, सॉरी 21 लाख के आसपास पे छोटे उद्योग धंधे हैं, एमएसएमई इंडस्ट्री काम करती है और लगभग 92 लाख लोगों को रोजगार देती है। खेती के बाद सबसे ज्यादा रोजगार आपको यहीं पे मिलेगा। अब कहाँ पे देखने को मिलता है एमएसएमई, कहाँ पे, जैसे एमएसएमई में एग्जांपल बोलूं, हैंडीक्राफ्ट में ब्लू पोट्री का कोई कारखाना है तो भी एमएसएमई है। कारपेट कोई बना रहा है बीकानेर में तो भी एमएसएमई है। कोई ब्लॉक प्रिंटिंग का काम कर रहा है बगरू, सांगानेर, वो भी क्या है, एक एमएसएमई है। कोई टेक्सटाइल सिटी है भीलवाड़ा, वहाँ पे कोई कपड़े की फैक्ट्री है तो भी एक एमएसएमई है। ठीक है, कोई मार्बल की खनिज की दुकान है किसी के, किशनगढ़ में माइनिंग कर रहा है तो भी क्या एक एमएसएमई है। तो ये सब चीजें है एमएसएमई। तो एक एमएसएमई तो समझ में आ गया। अब मैं बोलूंगा किसको एमएसएमई, क्या क्राइटेरिया है कि किसको बोलूं, ये तो मैंने टाइप समझ लिया कि हाँ इनको छोटी इंडस्ट्री को बोलते हैं। तो कुछ क्राइटेरिया, कुछ पैमाना होना चाहिए कि मुझे सरकार से छोटी इंडस्ट्री वाला फायदा लेना है। तो भाई छोटी इंडस्ट्री का फायदा लेने के लिए पहले छोटी इंडस्ट्री में आओ तो सही। तो भाई कौन कौन आता है छोटी इंडस्ट्री में, एमएसएमई में कौन सा आता है, तो 2 तरह से अपन देखते हैं, टर्नओवर के बेसिस पे और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। अगर मैं कोई ऐसी इंडस्ट्री लगा रहा हूं तो आप ये याद रखो 10 गुना और 5 गुना, 10 गुना और 5 गुना। ठीक है, तो मैं ऐसा बोलूं कि मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं 2.5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है मेरा, तो मैं हो गया माइक्रो।
इन्वेस्टमेंट अब 10 गुना बढ़ा दो तो 2.5 करोड़ की बजाय मेरा इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ तक का है, तो हो गया स्मॉल इंडस्ट्री। फिर उसका 5 गुना बढ़ा दो 125 करोड़, 125 करोड़, तो वो इंडस्ट्री क्या कहलाएगी? मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो माइक्रो का इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है? 2.5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, एमएसएमई। मीडियम का क्या है? मीडियम एंटरप्राइज कौन से होंगे? 125 करोड़ वाले, 2.5 करोड़, 25 करोड़ और फिर 5 करोड़, 125 करोड़। वैसे अगर मैं ये देखूं और साथ में अगर उसका वो टर्नओवर वाली बात करूं, तो टर्नओवर में अगर किसी का टर्नओवर 10 करोड़ तक का है, मेरा जो भी माल वाल प्रोड्यूस होता है, कपड़े उपड़े, अगर वो 10 करोड़ तक के हो रहे हैं तो वो माइक्रो एंटरप्राइजेस होंगे। अगर वो 100 करोड़ तक का है तो स्मॉल होंगे 10 गुना। क्या बोला मैंने? 10 गुना। दस गुना और ये 5 गुना। ठीक है, तो 10 गुना और 5 गुना ये इसके इन्वेस्टमेंट की लिमिट होती है। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस क्या होते हैं और स्मॉल एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, मीडियम एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो अपन को ये अच्छे से याद रखना है। इवन मेंस में भी क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है कि एमएसएमई का क्लासिफिकेशन क्या है लेटेस्ट। तो एमएसएमई का लेटेस्ट क्लासिफिकेशन हमारे लिए क्या है भाई? इन्वेस्टमेंट आपका जो निवेश है, निवेश कितना भाई? 2.5 करोड़ 10 गुना, 25 करोड़ और 125 करोड़ 5 गुना। वैसे ही हमारा जो टर्नओवर है उसकी लिमिट क्या है? 10 करोड़, 100 करोड़ और 5 गुना 500 करोड़। ये एमएसएमई का क्लासिफिकेशन होता है, इसमें बोला जाता है। अब एमएसएमई में क्या पढ़ेंगे अपन? क्या एमएसएमई सेक्टर के लिए कोई स्पेशल पॉलिसी है? इन जो छोटे उद्योग धंधे हैं इनके लिए कोई स्पेशल पॉलिसी है? क्या इनके लिए कोई स्पेशल कानूनी सपोर्ट है? क्या इनके लिए कोई, इनमें जो स्पेशल वर्ग हैं उनके लिए कोई स्कीम है? ये सारी चीजें अपन इसके अंदर देखेंगे। तो मैं अगर बात करूं क्या एमएसएमई के लिए कोई स्पेशल पॉलिसी है या नहीं, तो भाई एमएसएमई के लिए कोई स्पेशल पॉलिसी है। उस पॉलिसी का नाम है राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी 2024। क्या क्या है इसमें प्रोविजन? हर पॉलिसी में क्या होता है, हर पॉलिसी में क्या देखने को मिलता है? पहले तो एक पुरानी पॉलिसी थी ये एमएसएमई पॉलिसी 2022, उसके ऊपर ये पॉलिसी आती है। हर पॉलिसी में एक अवधि होगी, है ना, एक विजन होगा, ठीक है, एक नोडल डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, ये चीज होती है। उसके अलावा फिर उसमें इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव होते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन से हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन से हैं, कैसे उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ये सब चीजें होती हैं। तो वही चीज अपन देखते हैं कि क्या क्या है एमएसएमई पॉलिसी के बारे में। एमएसएमई राजस्थान के लिए, इंडिया के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इवन इंडिया के डेटा की अपन बात करें तो इंडिया में लगभग 31% जो जीडीपी है वो एमएसएमई से आती है। इंडिया का जो 49% होता है, लगभग 49% एक्सपोर्ट जो है हम एमएसएमई से करते हैं। इंडिया का बता रहा हूँ ओवरऑल, तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एम्प्लॉयमेंट में एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा रोजगार इन छोटे उद्योग धंधों में ही मिलेंगे आपको, है ना, कोई कपड़े की फैक्ट्री, कोई कहाँ पे, ये है। तो इनके लिए अपन ने सेपरेट पॉलिसी लेके आ रखी है, उसका नाम है एमएसएमई पॉलिसी 2024। क्या क्या है इसके अंदर अपन बात करते हैं। पहली तो ये, इस एमएसएमई के लिए क्या क्या है कि हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में एमएसएमई के, दो चीजें हों, एक तो क्वालिटी वाइज अच्छे हों और एक कॉम्पिटिटिव हो, प्राइस वाइज भी कॉम्पिटिटिव हो। हम क्या चाहते हैं, तो हम ऐसा चाहते हैं कि हमारी जो एमएसएमई सिस्टम है उसके क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बने और कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट बने, ठीक है, ताकि वो रिलेवेंट रह सके। तो हम ऐसे डेवलप करना चाहते हैं एमएसएमई, ये हमारा दूरदृष्टि का गोल है, ठीक है। और कोई भी पॉलिसी होती है तो जितने भी सारे इंसेंटिव, सारे सपोर्ट सिस्टम, जो भी सारी इंफॉर्मेशन है एक जगह पे एमएसएमई से रिलेटेड कहाँ पे लिख दी गई है, राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी में। तो ये एक वन स्टॉप शॉप की तरह काम करता है, एक दुकान की तरह, कि सारी चीज भाई यहीं पे है ना। इसी पॉलिसी में सब जो इंस्टीट्यूशन काम करेंगे, किसका क्या काम है, क्या रोल है, वो सारी चीजें यहीं पे जाके लिखती है, ठीक है। तो पहले तो इस पॉलिसी का अगर मैं बात करूं तो ये 8 दिसंबर को पॉलिसी आई थी और 31 मार्च तक चलेगी। नोडल विभाग वही उद्योग विभाग है हमारा, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, ठीक है, वो है। हमें विश्वव्यापी रूप से प्रतिस्पर्धी एमएसएमई अपन को बनाना है और एक वन स्टॉप शॉप के लिए ये पॉलिसी काम करेगी। अब इस पॉलिसी में बेनिफिट काम के हैं, इस पॉलिसी में कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। तो कुछ फिजिकल इंसेंटिव होते हैं, कुछ नॉन फिजिकल इंसेंटिव होते हैं ना। कुछ आपको वित्तीय सहयोग मिलेंगे, कुछ नॉन गैर वित्तीय सहयोग मिलेंगे। वित्तीय सहयोग क्या है, गैर वित्तीय सहयोग क्या है, ये अपन देखते हैं। याद करो फिजिकल इंसेंटिव किस टाइप के होते थे, असेट क्रिएशन के होते थे। असेट क्रिएशन में भी 3 टाइप होती है,
इन्वेस्टमेंट सब्सिडी होती है, सरकार जो टैक्स माफ करती है। उसके अलावा टर्नओवर के ऊपर लिंक्ड इंसेंटिव होते हैं, ठीक है, वो चीज होती है। उसके अलावा क्या होता है, एक आपका कैपिटल सब्सिडी होती है, ये होती है। उसके अलावा आप पे टॉपअप मिलता है, बूस्टर जो मिलते हैं, है ना, एड ऑन जो होता है वो। उसके अलावा एग्जेम्पशन होते हैं, कुछ इंटरेस्ट सबवेंशन होता है, ये चीज होती है। जनरली 5% अपन को देखने को मिलती है इंटरेस्ट सबवेंशन, नॉर्मल बात करें तो। अब उसके अलावा कुछ नॉन फाइनेंशियल होते हैं, ग्रीन इंसेंटिव होते हैं, स्किल के इंसेंटिव होते हैं, ये सब जनरली होते हैं। तो यहाँ पे भी, है ना, ई कॉमर्स को बढ़ाने के इंसेंटिव होते हैं, सर्टिफिकेट लेने के इंसेंटिव होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रमोट करने के इंसेंटिव होते हैं, ये सब चीजें होती हैं। तो अब इनको अपन देखते हैं कि क्या क्या है। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे एमएसएमई के लिए क्या क्या चीजें होंगी, एमएसएमई के लिए क्या क्या होगा भाई, तो अपन देख लेते हैं। पहले तो एक मैं ब्लैंक पेज कर देता हूं आपके लिए अगेन। ठीक है, क्या क्या किस तरह के अपन को मिलेंगे। पहले आते हैं कि असेट क्रिएशन का कुछ मिलता है क्या। पहले तो मुझे असेट क्रिएशन पे कुछ इंसेंटिव है क्या, मैं कोई भी फैक्ट्री लगा रहा हूँ, एमएसए में फैक्ट्री लगा रहा हूँ, तो मुझे कुछ मिलेगा क्या, क्या फायदे मिलेंगे। तो उसमें 3 टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप में देख लो भाई। क्या कुछ इन्वेस्टमेंट सब्सिडी मिल रही है, मतलब कोई सरकार का टैक्स माफ हो रहा है क्या, तो बिल्कुल माफ हो रहा है। सरकार को जनरली टैक्स अपन ने देखा था कि 75% 7 सालों के लिए सरकार रिम्बर्स कर देती है। यहाँ पे 10 सालों के लिए होता है। कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए। तो यहाँ पे फायदा क्या है, 3 साल आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो आपका जो रिम्बर्समेंट होता है स्टेट टैक्स का, है ना, जो भी सरकार ने लिया, जो भी लेंगी, वो 10 सालों के लिए आपका रिम्बर्समेंट 75% होगा। तो पहला बेनिफिट तो ये हो जाता है कि जो 75 रिम्बर्समेंट है कैपिटल सब्सिडी वाला, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, इसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी बोलते हैं। ठीक है, और 10 सालों के लिए। दूसरी चीज इसमें एक चीज है कि अगर आप स्पेशली कैपिटल सब्सिडी भी होती है, अपन ने पढ़ी थी। कैपिटल सब्सिडी जनरली अपन को पता है कि 13 से 28% के आसपास मैन्युफैक्चरिंग में होती है। इसमें स्पेशल बात की गई है कि आप छोटे उद्योग धंधों में अगर एग्रो फूड प्रोसेसिंग लगा रहे हो, तो आपको 1.5 करोड़ तक की कैपिटल सब्सिडी मिलेगी एग्रो फूड प्रोसेसिंग के लिए। और एक्स्ट्रा 5% मिलेगी अगर आप SC हो, ST हो, महिला FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और ट्राइबल एरिया में काम कर रहे हो तो एग्रो फूड प्रोसेसिंग के लिए कैपिटल सब्सिडी 1.5 करोड़ होगी। तो पहली चीज तो हो गई भाई, 75% तो अपन को क्या मिल गया, इसका रिम्बर्समेंट मिल गया। ठीक है, 10 सालों के लिए। एग्रीकल्चर में, फूड प्रोसेसिंग में कोई इंडस्ट्री लगाते हैं तो 1.5 करोड़ का मुझे कैपिटल सब्सिडी मिल गई। तीसरी क्या होती थी, तीसरी होती थी टर्नओवर वाली, तो वो यहाँ पे है नहीं, तो अपन को बढ़ने दो, अपन को याद भी नहीं रखनी है। उसके अलावा इंटरेस्ट सबवेंशन होते थे, जनरली 5% होता था। इसमें क्या है, इसमें एडिशनल है, टॉपअप है। अगर आप जैसे लोन लेते हो, है ना, ठीक है, तो जो भी आपको छूट मिलेगी रिप्स विप से, उससे भी ऊपर जाके आपको छूट मिलेगी। ठीक है, रिप्स के ऊपर जाके छूट मिलेगी। तो मान लो जैसे रिप्स में, जनरली रिप्स में जो इंसेंटिव है, जनरल 5% होता है, पर इसमें और स्पेशल क्लासिफिकेशन अपन देखे तो जैसे 5 करोड़ तक का लोन लो तो रिप्स में लिखा हुआ है कि आपको 6% की छूट मिलेगी। 4 करोड़ तक, 10 करोड़ तक का लोन लोगे तो 4% मिलेगा। 50 करोड़ तक का लोगे तो 3% मिलेगा 7 सालों के। यहाँ पे रिप्स से, क्योंकि एमएसएमई के लिए है भाई, यहाँ पे 7 सालों की बजाय 10 साल कर दिए। वैसे ही यहाँ पे 2% एक्स्ट्रा आपको छूट मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप 5 करोड़ तक का लोन ले रहे हो तो आपको जो 6% सबवेंशन मिलता उसकी बजाय आपको 8% मिलेगा। आप जो 5 से 10 करोड़ में 4% मिलता उसकी बजाय आपको 1% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अपन को ये याद रखना है कि एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। कितना याद नहीं रहेगा, याद रखना चाहो तो 5 करोड़ तक के लोन पे 2% एडिशनल याद रख सकते हो। कितना, 5 करोड़ तक के लोन पे 2% अपन को एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, लोन ले लिया, छोटी इंडस्ट्री है, इनके लिए एमएसएमई कौन गारंटी देता है, CGT MSA। तो गारंटी की जो फीस लगेगी वो इनकी पूरी माफ, 100% रिम्बर्समेंट हो जाएगा आपका 7 सालों के लिए। लोन 5 करोड़ से कम का लोन होगा तो आपको 100% रिम्बर्स, कोई फीस ही नहीं, तो गारंटी फ्री होगी। एक तो लोन पे कितने रेट पे पड़ गया अपना, 6% तो वैसे छूट मिलती है, 2% एडिशनल,
तो 8% तो छूट मिल गई। 5 करोड़ तक के लोन की बात कर रहा हूँ एमएसएमई में, 5 करोड़ तक के लोन पे लगभग 8% तो छूट। उसके अलावा जो गारंटी की फीस देनी होती है वो पूरी माफ 7 सालों के लिए, तो बढ़िया बात है। तो ये चीज हो गई। इसके अलावा मैं बोलूँ कि यार मुझे पैसे जो बढ़ाने हैं, मुझे पैसे जो लेने हैं, मैंने बोला कि तो लोन से ले सकता हूं, तो लोन में इंटरेस्ट सबवेंशन आपको दिला दिया, इंटरेस्ट की छूट आपको दिला दी। मैं बोलूँ मैं लोन से क्यों लूँ, मैं तो आईपीओ निकालूंगा, मेरा आईपीओ निकालूंगा। तो आईपीओ में अगर मैं जाना चाहूं, तो मैं ये जो इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्ट करना चाहूं, सॉरी, मैं इक्विटी के थ्रू पैसा लाना चाहूं, ठीक है, तो इसके लिए आईपीओ में सब कुछ लाना चाहूं, तो मुझे जो खर्चा आएगा उसमें से सरकार बोलेगी कि 15 लाख हम देंगे, ठीक है। तो जो भी खर्चा आता है आईपीओ में, जैसे एनएसए इमर्ज स्पेशली एमएसएमई के लिए है, तो जो एनएसए इमर्ज में मैं अपने आईपीओ लेके आता हूं, तो 15 लाख तक के मुझे खर्चा जो भी आएगा वो सरकार दे देगी। तो पैसे लाने के 2 तरीके होते हैं, इक्विटी, आईपीओ लेके आओ तो उसका 15 लाख का खर्चा सरकार ने दे दिया। और क्या तरीका होता है, एक तरीका होता है लोन लेने का। तो लोन में भी अपन ने देख लिया कि भाई सरकार इंटरेस्ट सबवेंशन देगी 2% एक्स्ट्रा, जो नॉर्मल रिप्स में मिलता है उससे 2% एक्स्ट्रा देंगे आपको। और नॉर्मल जो गारंटी मिलती है लोन की सीजीटी में से की 50% रिम्बर्स होता है, वो भी भाई 100% रिम्बर्समेंट कर देंगे। ये चीज हो गई। और क्या है, और जो अपन आपने देखा होगा, जो अपन हमेशा बात करते हैं, जो मेरा कोई एमएसएमई का प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट आप क्यों खरीदोगे, तो अगर वो प्रोडक्ट में सर्टिफाई करवा के ले आओ कि भाई देखो फसाई सर्टिफिकेट है, बीआईएस का सर्टिफिकेट है ना, इंटरनेशनल कोई सर्टिफिकेट लेके आ गया मैं, तो इस सर्टिफिकेशन में जो खर्चा आएगा, ठीक है, वो भी रिम्बर्स होगा, ठीक है। 15% ये 50% उसका खर्चा भी आपका रिम्बर्स हो जाएगा, जो भी सर्टिफिकेशन में लगता है। या मुझे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पेटेंट लेने में जो खर्चा आता है वो भी 50% मुझे रिम्बर्स हो जाएगा। सर्टिफिकेशन में आईपीआर लेने में जो खर्चा है वो 50% मुझे वापस। उसके अलावा मैं कोई वही टेक्नोलॉजी वाला जो अपन जैसे कल देख रहे थे, मुझे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है ना, खुद के एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए, ताकि बढ़िया काम कर सकूं, ऑनलाइन सारा सिस्टम हो सब, तो अगर मैं आईआईटी वाईटी से बनवा रहा हूं तो उसका भी जो खर्चा आएगा वो भी मुझे 50% वापस, ठीक है। उसके अलावा अपन हमेशा देखते हैं ई कॉमर्स के लिए, कि ई कॉमर्स को अगर मैं करता हूं, मेरे प्रोडक्ट को ई कॉमर्स करता हूं, तो जो प्लेटफॉर्म की फीस मिलेगी, फीस लगती है उसका 75% गवर्नमेंट दे देगी, ठीक है। 50,000 तक की जो भी फीस है वो सरकार भर देगी, ठीक है। ये चीज है। उसके अलावा इसमें और भी चीजें लिखी हुई कि और कौन कौन सी स्कीम के फायदे चलते हैं, तो रिप्स के हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, इसके भी फायदे आपको इसमें दे रखेंगे, ये मिलते हैं, जो अपन अलग से देखेंगे। उसके अलावा एक पीएमईजीपी चलती है खाद्य एवं विकास बोर्ड की, तो इसको भी अपन बाद में देखेंगे कि ये सब एक जगह पे लिखे हुए हैं कि एमएसएमई के लिए क्या क्या है। वन स्टॉप शॉप है, सारी चीजें यहीं पे लिख दी, क्या क्या कि ये स्कीम भी चलती है, मिशन निर्यातक बनो ये भी यहाँ पे चलता है। ये सब चीजें अपन आगे देखेंगे। रिप्स तो अपन ने देख ही ली, इनके लिए अपन ने बात करी थी कि थ्रेशोल्ड क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का लिमिटेड होगा, 25 करोड़ होगा मैन्युफैक्चरिंग में, ये अपन ने बात करी थी। ये चीज हो गई। और क्या है यहाँ पे, और किसके लिए फायदा पैसा मिलता है, तो इसी पॉलिसी में बात की गई है कि अगर जैसे छोटी छोटी इंडस्ट्री है, जैसे मान लो कि कोई ब्लू पोल्ट्री की इंडस्ट्री जयपुर के आसपास है, तो वो एक क्लस्टर में अगर काम कर रही है, तो उनके लिए जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर अपन बना सकते हैं कि भाई कॉमन है, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की लेबलिंग हो जाएगी, कॉमन अपन ने कोई सेंटर बना दिया सबके लिए, तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर की फैसिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट पे अपन ने बात करी थी, स्किल डेवलपमेंट में जो भी खर्चा आएगा वो 50% आपको रिम्बर्स कर देंगे। ग्रीन इंसेंटिव अपन ने बात करी थी, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो ग्रीन इंसेंटिव को प्रमोट करता है तो उसमें भी आपको 50% वापस दे देंगे, ठीक है। और ये सब चीजें एमएसएमई के लिए जो पोर्टल है एक ऑनलाइन जहां से सारी चीजें होगी अप्रूवल, वो उसका नाम है राज उद्योग पोर्टल, ये राज उद्योग मित्र पोर्टल ये है। और एमएसएमई पॉलिसी में और क्या बात की गई है, ठीक है, इसमें सारी चीजें लिख दी जो जो भी चीजें चलती हैं, तो एमएसएमई पॉलिसी थोड़ी सी डिटेल में हो जाती है। इसमें यह भी ले रखा है कि एमएसएमई जो आप, जैसे मैं एमएसएमई खोलना चाहता हूं, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो मुझे कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई दिक्कत आ रही है, तो जिला उद्योग केंद्र होते हैं हमारे, जिला उद्योग केंद्र होते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर होते हैं। तो जिला उद्योग केंद्र पे क्या होता है कि एमआईएफसी बना देते हैं अपन, एमएसएमई इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर, ताकि किसी को भी एमएसएमई में इन्वेस्टमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ जाके जिला उद्योग केंद्र में जाओ, एमआईएफसी वाला जो सेल होगा वहां पे जाके बात कर लो कि मैं यार ये फैक्ट्री डालना चाह रहा था, ये दिक्कतें आ रही है, तो आप जिला उद्योग केंद्र में जाके चले जाओ,
ठीक है, तो वो पूरा आपको सपोर्ट करेंगे, कि पूरा सपोर्ट करेंगे। अब और भी मुझे कोई आगे करना है, ठीक है, और थोड़ा सा, ये तो जिला लेवल पे भी, अपन ने डिवीजन लेवल पे भी एक सपोर्ट सिस्टम बना रखा है कि मुझे मान लो, ठीक है, और मैं तो चाहता हूं कि नहीं, मैं बूंदी में क्या, मैं तो कोटा, झालावाड़, बारां पूरी जगह पे फैलाऊंगा, मुझे और सपोर्ट चाहिए, तो मैं और गाइडेंस चाहिए, तो कहां जा सकता हूं? डिविजनल लेवल पे अपन ने बना रखे हैं MDFC, MSME डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन सेंटर। MIFC कहां पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिविजनल लेवल पे MDFC। और मान लो मुझे मेरा कोई पेमेंट अटक जाए, कोई दिक्कत वगैरह, सरकार कोई मान लो टेंडर दिया, सरकार ने ही पैसा वापस नहीं दिया, या कहीं पे पेमेंट अटक गया, तो इससे रिगार्डिंग जो डिस्प्यूट होंगे उसके लिए जो अपन ने पोर्टल बना रखा है, उसका नाम है, उसके लिए भी एक काउंसिल है, पोर्टल क्या, माइक्रो MSME EFC, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल। ये है डिलेड पेमेंट के लिए, ठीक है, ये चीजें। तो और क्या है, MSME में दिक्कतें नहीं आए, इसके लिए एक स्पेशल एक्ट है, राजस्थान MSME एक्ट, जो अपन आगे पढ़ेंगे। इसमें 5 साल के लिए जो भी आपको अप्रूवल, NOC, लाइसेंस वाइसेंस लेने पड़ते हैं, सबके लिए 5 साल के लिए छूट है। नई MSME के लिए 5 साल के लिए छूट है, ये है। इसके अलावा MSME में आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है, आप सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में जाने की बजाय सारे NOC, सारे अप्रूवल, सारे जितने भी कराने, सारे डिपार्टमेंट के एक जगह चाहते हो, तो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है, ठीक है, वन स्टॉप शॉप है। एक अभी सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है और एक वन स्टॉप शॉप है। अगर आपका प्रोजेक्ट 10 करोड़ के ऊपर का है, आप फटाफट चाहते हो कि 10 करोड़ के ऊपर भी हो जाए, एक तो नॉर्मल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से अपन गए, एक डायग्राम था इसमें, बहुत आगे होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं कोई प्रोजेक्ट हूं, मैं इन्वेस्ट करता हूं, मेरा प्रोजेक्ट अगर 10 करोड़ से कम का है, तो मैं सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से करूंगा। मल्टीपल डिपार्टमेंट होंगे, अपने अपने अप्रूवल दे देंगे, पर एक जगह पे बैठे हुए हैं, वो सब दे रहे हैं। अब मेरा प्रोजेक्ट मान लो बड़ा प्रोजेक्ट है, 10 करोड़ के ऊपर का प्रोजेक्ट है, 10 करोड़ के ऊपर का प्रोजेक्ट है, तो ये वन स्टॉप शॉप स्कीम में आ जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे एक हाई लेवल का बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो पर्सनली रिव्यू करेगा और आपका काम जल्दी जल्दी पास करवाएगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का सिंपल सा फंडा है कि सारे डिपार्टमेंट एक जगह बैठते हैं और आपको अप्रूवल कर देते हैं, पर नॉर्मल टाइम में करेंगे, सब बैठे एक जगह पे हैं। लेकिन आप बोलो कि सर मेरा तो भाई इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ऊपर का, 15 करोड़, मेरा काम तो फटाफट फटाफट कराओ, फटाफट फटाफट कराओ, तो अपन एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बना रखा है, ठीक है, वो काम फटाफट फटाफट करवाने का ही करता है, ठीक है। 10 करोड़ के ऊपर का होगा और उसके चेयरमैन खुद CM साहब होते हैं, ठीक है। तो वो वन स्टॉप शॉप स्कीम बोलते हैं उसको, जहां पे भी प्रोजेक्ट 10 करोड़ से ऊपर का आ गया, तो वो वन स्टॉप शॉप स्कीम में ले लिया जाएगा, ताकि आपका काम फास्ट ट्रैक हो जाए। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम 10 करोड़ से नीचे के लिए जनरल, और बाकी अपना वन स्टॉप शॉप आ गया 10 करोड़ से ऊपर के लिए, ठीक है, ये चीज है। तो ये MSME पॉलिसी की अपन चीजें देख रहे थे। तो अब MSME पॉलिसी में अपन ने क्या क्या बातें करी, पूरा अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए MSME के लिए कि MSME पॉलिसी पे पूरा 10 नंबर का लिखो, तो भाई लिख देना भाई, बहुत सारी चीजें अपन ने देख ली। क्या क्या देखिए भाई, MSME पॉलिसी की अगर मैं बात करूं, क्या क्या अपन ने देखा, तो पहला तो फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन से मिलते हैं, तो ये अपन ने देख लिए कि इसमें असेट क्रिएशन का मिलेगा, ठीक है। तो असेट क्रिएशन के अपन ने देख लिया कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट सब्सिडी मिलेगी, सरकार का जो टैक्स वैक्स माफ होगा वो 10 सालों के लिए माफ होगा। एग्रीकल्चर में, फूड प्रोसेसिंग में आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हो तो 1.5 करोड़ तक का आपको सब कैपिटल सब्सिडी मिलेगी, ये चीज हो गई। आप बैंक से लोन लेते हो, ठीक है, तो एक तो अपन ने पढ़ लिया कैपिटल सब्सिडी, ठीक है, 1.5 करोड़ तक की एग्री, उसमें एक अपन ने इन्वेस्टमेंट सब्सिडी की बात कर ली ना, निवेश अनुदान की बात कर ली। एक अपन ने बात कर ली, मुझे लोन लूंगा तो लोन पे गारंटी चाहिए, तो CGT MSE की जो फीस होती है वो 100% रिफंड हो गई, मुझे रिम्बर्स हो गई। उसके अलावा मैं मान लो, मैं तो बोलूँ कि मैं लोन नहीं लूँ, मैं तो IPO से लूंगा, तो IPO में जो खर्चा आएगा उसका 50% क्या हो जाएगा, रिम्बर्स हो जाएगा। 15 लाख तक का, सॉरी 15 लाख तक का रिम्बर्स हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा स्किल बिल्डिंग पे जो भी खर्चा आएगा 50% वापस ले जाओ, ठीक है। ग्रीन इंसेंटिव है, ग्रीन इंसेंटिव है तो 50% प्रोजेक्ट की कॉस्ट वापस ले जाओ 12.5 करोड़ तक की, ठीक है। उसके अलावा हाँ, आप सर्टिफिकेट लेते हो ना, उसमें खर्चा आ रहा है तो वो भी कॉस्ट आप 50% वापस ले जाओ। आप IPR लेते हो तो उसकी भी 50% कॉस्ट वापस ले जाओ, ठीक है। आपको सॉफ्टवेयर बना रहे हो IT वाईटी से, ठीक है, तो इसकी भी 50%, टेक्नोलॉजी एडोप्शन की 50% आप वापस लेके चले जाओ, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और क्या है,
और नॉन फाइनेंशियल में अपन ने बात करी कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं नॉन फाइनेंशियल में। आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे MIFC है, MSME इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर, डिविजनल पे MDFC है, और डिलेड पेमेंट को सोल्व करने के लिए MSEFC है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल। उसके अलावा और स्कीम चलती हैं जिनका नाम यहाँ पे मेंशन कर रखा है। उसके अलावा साथ साथ में अपन एक पोर्टल है जहाँ पे सारी चीजें होंगी, राज उद्योग पोर्टल आपका बना रखा है। कौन सा पोर्टल? राज उद्योग पोर्टल है। ये स्किल की बात कर ली और ग्रीन इंसेंटिव की बात कर ली और राज उद्योग पोर्टल की अपन ने बात कर ली। उसके अलावा MSME एक्ट है जिसमें अपन 5 साल के लिए एग्जामेशन मिलता है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है 10 करोड़ से नीचे, और 10 करोड़ से ऊपर वन स्टॉप शॉप स्कीम है जहां पे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा जो फास्ट ट्रैक आपके क्लियरेंस करवा देगा। ठीक है, तो ये चीजें अपने चलती हैं। तो MSME पॉलिसी में किसी को कोई डाउट है? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, आपकी वर्ड स्टडी क्लास है, सॉरी सॉरी। MSME पॉलिसी में किसी को कोई डाउट है? फिर इसको बाकी के अपन कल पढ़ेंगे।